बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज वीक का पहला रोज़ है, मंडे है, और जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अपना वीकेंड अच्छी तरह से इंजॉय कीजिएगा, वैसे मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि अगर आप अपना मंडे को तमाम शेड्यूल प्लान कर लें, अच्छे तरीके से प्लान करके आप अपने काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि ये संडे का दिन इतना जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता कि आपकी ऑफ थी। तो मेरे ख्याल से मेरे साथ बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है, आपके पेंडिंग काम क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं, उनको आपने मैनेज करना होता है, तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, घर से बाहर जाने को वैसे ही नहीं दिल करता। तो खैर ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ साथ चलती ही रहती हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि अभी जैसे मैं स्टूडियो में एंटर हुई और मैंने न्यूज़ सुनी तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज फाइनली हमें ये खबर भी सुनने को मिली है कि कोविड से शहर लाहौर में कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। तो प्लीज़ आगे ईद की आमद है, आप सभी लोगों ने घरों से भी निकलना है और ख़रीदारी भी करनी है। शहर में बकर मंडियाँ भी सजने जा रही हैं, तो जब भी आप जाएं आप SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिए। बच्चों को साथ मत लेकर जाएं। साथ ही साथ एक और ज़रूरी चीज़ क्या है कि बड़ी एज के लोग भी, ऑल्दो सूरत हाल हमारे यहाँ काफ़ी बेहतर हो चुकी है, यही वजह है कि हम लोग ये समझते हैं जी अब केसेस नहीं आ रहे हैं, कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। कोरोना अभी भी यहाँ है। हम लोग आपको बार बार ये चीज़ समझाते हैं कि जी अपना लाइफस्टाइल जो है अब उसको मुकम्मल तौर पर चेंज कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने चेंज कर भी लिया है। वैक्सीनेशन आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ज़रूर अपने वैक्सीनेशन से फ़ायदा उठाएं और अपने आप को महफूज रखें। आज के शो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं, शामिल करते हैं सबसे पहले टॉप स्टोरीज़। खबर है जी, कमिश्नर लाहौर डेंगू के खात्मे के लिए सरगर्म, डेंगू डेटा टैगिंग के ऑडिट का हुक्म। CNG 106.41 रुपए किलो हो गई, आवाम परेशान। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी सज गई, शहरी जानवरों की होशरुबा कीमतें सुनकर मायूस। और 15 हेल्पलाइन पर कॉल्स रिकॉर्ड जारी, 21,14,000 कॉल्स में से 13,81,000 बोकस। अंदाज़ा करें लोग फारिग कितने हैं, इतनी सारी वोकस कॉल कौन लोग कर लेते हैं। मुझे तो समझ नहीं लगती है कौन से लोग हैं जिनके पास इतना फालतू टाइम होता है। खैर आज की खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले मैं शाहिद सिप्रा साहब से ये जानना चाहूँगी, कोविड से आज कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, हालात बेहतर हो रहे हैं, मार्केट भी आप विजिट करते हैं, बाहर भी जाते हैं, दफातर में भी जहाँ कहीं आपकी ड्यूटी आप देखते हैं, लोग एहतियात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एहतियात तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था कि मास्क पहने, तो वो पहनते अब नजर आ रहे हैं। आपने दफातर की बात की, प्राइवेट सेक्टर ले लें, गवर्नमेंट सेक्टर ले लें, मेरे ख्याल में 70 to 80% जो लोग हैं वो एहतियात कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि जब तीसरी लहर आई और उसकी जो आप कहते हैं कि उसकी वजह से जो मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ और फिर शरह अमवात में इजाफा हुआ, तो उसके बाद लोगों में वही पिछले साल जो एक फिजा बनी थी मार्च में कि कोरोना वायरस आ रहा है, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है, तो वो लोग उस पर रहे। अब देखें, आप कह रहे हैं कि जुलाई में चौथी लहर भी आएगी, तो मेरे ख्याल में अब ज़्यादा लोगों को मज़ीद एहतियात करने की ज़रूरत है। वो किस तरह एहतियात करने की ज़रूरत है? आप देखें, ईद उल अज़हा आ रही है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हर बंदे ने करनी है। आपने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ जो हैं वो कायम आज से करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी लोगों ने विजिट करना, बल्कि इवन बच्चों और फैमिलीज के साथ लोग वहाँ जाते हैं। मार्केट्स में भी जाना है। तो ये इस तरह के जो इज्तिमा और इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, इसलिए अब हमें दोबारा एक दफ़ा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको कह चुकी है बिल्कुल कि आप जुलाई में एक चौथी लहर का सामना आपको हो सकता है। तो चौथी लहर शुरू होने से पहले ही अगर हम लोग ज़्यादा एहतियात कर लें, ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपना लें, तो मेरे ख्याल में उन हालात से हम बच सकते हैं। और शायद सिप्रा साहब आप एग्री करेंगे, जब हम एहतियात की बात कर रहे हैं तो इस दफ़ा SOPs के साथ एहतियात में हमारे लिए वैक्सीनेशन भी सबसे ज़्यादा लाजमी हो चुकी है, क्योंकि ये हमें बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। देखें, वो कभी ख़त्म हो जाती है, कभी आ जाती है, लेकिन लोगों का जो रवैया है, लोग देखें जो लाइनों में लगे हैं और लगवा रहे हैं। चलें, कम से कम ये तो हुआ ना कि 2 साल बाद खुदा ना खास्ता हमने इस दायरे फानी से कूच कर जाना। हर बंदे को हर दूसरे सेकंड का नहीं मालूम, वैसे ना आपको दूसरे सेकंड का नहीं मालूम, दूसरे मिनट का नहीं मालूम कि आना है या नहीं आना। इसलिए
अगर गवर्नमेंट आपका कोई फायदा कर रही है, बेसिकली क्या है कि आपकी सूबाई वजीर सेहत साहिबा ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिसकी वजह से अब हार्म पैदा हुआ लोगों में, जो बाहर से जो बैन अवी सतह पर जो बातें हो रही थी, जो सोशल मीडिया उसको प्रोजेक्ट कर रहा था, और इन तमाम चीजें जब मिली तो उसके बाद ये हुआ कि लोग थोड़े से पीछे हुए। लेकिन अब दोबारा रवैया है कि आप देखें वैक्सीनेशन सेंटर्स में लोग जा रहे हैं, वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि रश है तो वैक्सीनेशन कम मिल रही है, तो चले हम लोगों को ये कह देते हैं पहले आओ पहले पाओ वाली पॉलिसी के तहत आप जल्दी से पहुंच के वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल तो हमने आपको बता दी। आज की पहली स्टोरी हमारे पास है जी, कमिश्नर साहब जो हैं डेंगू के खात्मे के लिए सरगर्म है। फाइनली ये क्रेडिट हम कमिश्नर साहब को जरूर देंगे, क्योंकि जब वो डीसी थे और शहर के मामलात वो देख रहे थे तो काफी हद तक हमने देखा कि डेंगू मुकम्मल तौर पर उन्होंने काबू पा लिया था। अब मेरे ख्याल से डेंगू, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं सर उठा रहा है, यही मौसम है और आपको एहतियात करनी है, तो कमिश्नर साहब का तो पहले एक्सपीरियंस रह चुका है, क्या कहेंगे? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कैप्टन उस्मान साहब जब यहाँ पे बतौर डीसी काम करते रहे हैं तो उस वक्त भी ये डेंगू और इन तमाम चीज़ों का उनको सामना रहा है, और उन्होंने जिस तरह इस पर काबू पाया वो आप सब लोगों के सामने है। बात ये जो मीटिंग हुई है, जो इजलास हुआ है, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो मुझे नज़र आ रही है कि महकमों की सतह पर जो केस रिपोर्टिंग की गई है वो दुरुस्त नहीं है। अब देखें बेसिकली किसी बड़े तूफान का जो पेश खैमा होती है गलत रिपोर्टिंग होती है। आपकी जोन की सतह पर आपने जिम्मेदारियां आयद कर रखी हैं, आपने डेंगू टीमें, सर्विलेंस की टीमें उनको मुतहर्रिक कर रखा है। इवन आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो भी जाके फील्ड में काम कर रहे हैं, और बिलखसूस खवातीन ज्यादा जो टीमें हैं वो मुख्तस की हैं ताकि घरों में अंदर जाके इनडोर चेकिंग कर सकें। अगर वो चेकिंग कर रही हैं और उसके बाद डाटा जो मुरतब किया जा रहा है उसमें अगर गलतियां की जा रही हैं या उसको फेक जो या जाली तरीके से बनाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये लोग हम और आप सब लोगों के दुश्मन हैं। इसलिए कमिश्नर साहब ने ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। और फिर साथ में जो उन्होंने ऑडिट का हुक्म दिया है, इस ऑडिट से क्या मालूम होगा कि आपके पास एक्चुअल सिचुएशन आ जाएगी कि शहर के तमाम जोन्स में इस वक्त क्या हालात हैं, कौन सा इलाका ज्यादा मुतासिर है। डेंगू के केसेस रिपोर्ट तो हो रहे हैं, लार्वा जो है वो बरामद भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इस मच्छर की अफजाइश भी हो रही है। और देखें बारिश अभी नहीं हुई, अभी तो मानसून के बारे में इतलात हैं, कभी पेशन गोई आ जाती है कभी नहीं, लेकिन जब बारिश का मौसम आ जाएगा, जब बारिश शुरू हो जाएगी तो उसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर अगर पानी जमा होगा तो मेरे ख्याल में जो लार्वा है या मच्छर की अफजाइश है वो ज्यादा होगी। इसलिए आज हमें ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। आज लोगों को क्या जरूरत है कि उनके घर में अगर एयर कूलर है, अगर गमलों में उन्होंने पौधे लगा रखे हैं, अगर पानी उसमें है तो रोजाना की बुनियाद पर चेंज करें, यही एहतियात है। घर की सराउंडिंग में छत पर देखें कि कोई ऐसी चीज, इवन जो आपकी श्रीलंकन टीम आई थी उन्होंने ये भी बताया था, उस वक्त मैं भी उनके साथ जाता था, कि एक जो ढक्कन है अगर वो आपकी छत पर मौजूद है या घर में अगर उसमें पानी मौजूद है, साफ पानी, तो उससे भी मच्छर जो है उसकी लार्वा जो है और मच्छर की अफजाइश हो सकती है। इसलिए हमें आज इस पर ज्यादा सख्ती से, कोरोना तो अपने साथ चल ही रहा है, वो तो एहतियात कर ही रहे हैं, लेकिन डेंगू के साथ भी हमें निपटने की जरूरत है। और वाज़ेह तौर पर सिप्रा साहब ये कह दिया है कि जी केस रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो रही, सरकारी अस्पतालों में एक स्पेशल डेंगू डेटा ऑपरेटर लगाया जाएगा। अब ये वो अंदर की चीजें हैं, जो मामलात खराब भी हो तो सब अच्छा के रिपोर्ट दे देते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इन चीजों पर चेक एंड बैलेंस रखना होगा। जो डेंगू टीमें आपने शहर में सर्वेलेंस के लिए रखी गई हैं, उनकी मॉनिटरिंग का भी आपको मौसर निज़ाम रखना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना यहाँ बस खाना पूरी करने वाला सिस्टम है एक, कि आपसे रात को रिपोर्ट मांगी जानी है और आपने बस बता देना है कि हमने सब जगहों पे चेकिंग कर ली है। कोई सेकंड ऑप्शन, कोई मॉनिटरिंग, कोई क्रॉस चेक जब तक नहीं होगा हम इस चीज़ को यकीनी नहीं मान सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? देखें, ऑपरेटर आप हॉस्पिटल में रखेंगे तो हॉस्पिटल से तो आपको वो डाटा मिलेगा जो पेशेंट वहां आएगा, जिसका टेस्ट होगा। अच्छा चले, उससे क्या फायदा हो सकता है कि जिस इलाके में वो रिहाइश पजीर होगा उसकी सराउंडिंग में या वहां पर जिन लोगों ने, जिस टीम ने सर्वे किया होगा उसने क्या रिपोर्ट दी होगी। बात अभी तो ये है कि अभी हमने इसको जड़ से रोकना है। अभी लार्वा की जो अफजाइश है उसको रोकना है, फोकस करना है सर्विलेंस पे करना है कि वो आपके जो इसके लिए तो आपको अमला बहुत ज्यादा चाहिए, आप डेली मुतहर्रिक होनी चाहिए। देखें मेरी बात सुने, अगर खुदा न खास्ता इस तरह के जब मामलात आते हैं तो इस पर हुकूमतें साथ खड़ी होती हैं, रियासत आपके साथ खड़ी होती है, डेली वेजेस की बुनियाद पर, और बहुत सारे तरीके अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब ये भी बहाना नहीं है कि हमारी तमाम तर कैपेसिटी जो है वो कोविड पे है, तो हम इस वजह से चेक नहीं देखें मेरी बात सुने, सर्विलेंस टीम जो है आप यूनियन काउंसिल लेवल पर भी बना सकते हैं,
आप जोन और वो पहले बनी भी थी यूसी की सतह पर, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास वो गाड़ियां भी मौजूद हैं जो मेरे ख्याल में आप कहीं जंग आलूद हो गई होंगी। मोटर बाइक्स भी आपने बनाई थी, वो भी कहीं ना कहीं खड़ी जंग आलूद हो चुकी होंगी। मुझे लगता है शायद उनका पेट्रोल डीजल भी जारी हो रहा होगा, लेकिन अभी तक वो आपको फील्ड में नजर नहीं आई। वो खड़ी होंगी, उनके पुर्जा जात भी गायब हो गए होंगे। बात करने का मकसद ये है कि सर्विलेंस टीम अगर घर में आई है और उसने सिर्फ फ्रिज की ट्रे ही चेक करनी है कि आप वहां पानी जमा है या नहीं है, और उसके बाद उसने कुछ नहीं चेक करना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि शहरियों को भी अब साथ देने की जरूरत है। मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि अवामुन नास की ज्यादा जिम्मेदारी है कि आपके पास अगर सर्विलेंस टीम आए ना आए वो उनका अपना मैटर है। आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर वालों को महफूज बनाएं, आपकी सराउंडिंग में जो आबादी है, जो आपके हमसाए हैं, उनको महफूज बनाएं, तो ये सारी चीजें चलेंगी। अदरवाइज नहीं। जो आपने सर्विलेंस के लिए टीम रखी है, उनकी ट्रेनिंग होना कितनी लाजमी है? आप कुछ, मैंने एक्सपीरियंस देखा लोगों का, सिर्फ घर आते हैं, पूछते हैं कि जी आपके घर कहीं पानी तो नहीं खड़ा, दरवाजा बंद किया और चले गए। तो जब तक आपकी टीम की ट्रेनिंग ज़बरदस्त अंदाज में नहीं होगी, फिर प्रोटेक्शन भी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पोलियो वर्कर्स के साथ देखा किस तरह के वाक़यात होते हैं, लोग ताबुन नहीं करते, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ये सब मामलात जब तक प्लान करके नहीं होंगे तब तक हम ये यकीन नहीं मान सकते हैं कि टीम अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है आपकी। देखें, ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तरबियत याफ्ता अमला जो जाएगा वो तरीके से मामला जो है उसको चला सकेगा। उसको मालूम होगा कि अगर मैंने पानी में से सैंपलिंग की है और सैंपलिंग में जो लार्वा है या कोई चीज बन रही है वो किस चीज की। अब देखें ना, अब हर जो वहां पे बनने वाला जो है वो डेंगू मच्छर की अफजाइश तो नहीं है। हर नजर आने वाला मच्छर जो है वो डेंगू मच्छर भी नहीं है, उसकी अपनी एक किस्म है, उसको आपने डिटेक्ट करना है कि ये कौन सी है। इसलिए तरबियत का जो आपने जिक्र किया ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे शहर में क्या है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उस पर बड़ा मामला होता है कि लोग घबरा जाते हैं, और ये डेंगू टीमों की, पोलियो टीमों की मद में और इनकी बुनियाद पर डकैती और इस तरह की वारदातें शहर में हुई हैं, रिपोर्ट भी हुई हैं। देखें, इस पर एतमाद दिखाने के लिए, या लोगों के, अगर आप डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों को आपने किस तरह बताना है कि कौन सी हमारी हम लोग टीम है, या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से आए हैं या आपके जोन इंतजामिया से आए हैं, तो पहली बात तो ये वो भी बताने की जरूरत है। फिर लोगों पर जब एतमाद होगा तो लोग आपकी बात सुनेंगे भी सही। आपको इनडोर आप चेकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो चेक भी करवाएंगे, लेकिन तरबियत होगी। तरबियत का मतलब क्या होगा कि आप उसको डिटेक्ट कर सकेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन हो रहा है और आपके फील्ड के लोग काम कर रहे हैं और लार्वा जो बरामद भी हो रहा है, इससे लग रहा है कि उनकी तरबियत है। अच्छा, ये एंड्रॉइड फोन्स का डाटा जो तलब किया जाएगा टीमों से, इसका आपको लगता है कि कोई फायदा होगा, अच्छा रिजल्ट निकलेगा? देखें, वो तो मेरे ख्याल में सिर्फ एविडेंस होगा कि आप लोग गए हैं या नहीं गए हैं, उसका क्या फायदा हो सकता है। आपने जहां रिपोर्ट किया है अगर वहां है तो आप बुलाएं, आप अपने जो आपका हेड है उसको बुला लें। आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की इनको असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो हेड कर रहे हैं। अगर किसी जगह पर लार्वा मिलता है तो फौरी तौर पर उसको तल्फ करना या उसका सैंपलिंग लेने के बाद उस पर, देखिए, मुकदमा दर्ज करने का भी माजी में हुक्म रहा, अब भी है, इसका सारी चीजें हैं। लेकिन बात यह है कि अगर टीमें मुतहरिक होंगी, लोगों तक अवेयरनेस जाएगी। माजी में तो वॉक्स भी होती थी, वर्कशॉप्स भी होती थी, अब तो खैर स्कूल यूनिवर्सिटीज का मामला उस तरह है, इस तरह बताया जाता था ताकि लोग, बच्चे जाकर तलबा तालबात अपने घरों में बताएं कि किस तरह हमने इससे बचना है। लेकिन बात मैं एंड यही करूंगा कि कोरोना के सिम्टम्स भी सेम है, आपकी डेंगू बुखार है उसके सिम्टम्स भी सेम है। कंडीशन है इसमें, इन हालात में आपको फौरन जो है वो डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए ताकि पता चल सके कि आपका डेंगू बुखार है या फिर कोरोना है। अगेन हमने इस खबर को वाइंड अप करना है तो इस तरह से करेंगे जी, आपने शहर में लगाई गई मवेशी मंडियों में जाना है तो जरूर एहतियात के साथ जाइए, एसओपीज को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल हर सूरत जो है वो यकीनी बनाएं। आई होप इंतजामिया भी मुतहरिक रहेगी शहर के मवेशी मंडियों में एसओपीज को फॉलो कराने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को भी जरूर समझें। इसके बाद जो हम खबर डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद वापस आके, महंगाई की एक लंबी सी सीरीज है। कहीं पर रिक्शा यूनियन महंगाई की वजह से एहतजाज कर रही है, कहीं पर आपको खुरनोश महंगी नजर आ रही है, तो कहीं पर आपको बताते चलें जी, नए टैक्सों से सीएनजी सेक्टर भी परेशान है। अब महंगाई की ये सूरत हाल मैं तो ऑलरेडी कहती हूँ कि जी ये थमने वाली नहीं है, हर रोज एक नई चीज महंगी होती है और हम आपके साथ शेयर करते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नए टैक्स लगाए गए हैं जिससे सीएनजी सेक्टर परेशान है, कीमतें 30 रुपए तक बढ़ने का इम्कान है। सीएनजी का इस्तेमाल तो ऑलरेडी इतने सारे लोग कर ही नहीं रहे हैं, उसके बाद वैसे भी सीजन सर्दियों का नहीं है, तो समझ से बाहर है ये जो 30 रुपए का इजाफा किया जा रहा है। शायद सिप्रा साहब, क्या वजूहात है?
دیکھیں جو ٹیکس لگا ہے اس کی وجہ سے سستا ایندھن ہے، کافی لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. آپ کے بالخصوص جو لوگ گاڑیاں جو ہے شہر میں جو چلاتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. آپ کے ہائی ایسز جو ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن جو آج سے 3 4 5 سال پہلے جو سی این جی جس طرح استعمال ہوتی تھی اب وہ استعمال نہیں ہوتی. اب میرے خیال میں رہی صحیح کسر ہے وہ آپ جب اس پہ ٹیکس جو آپ 17% 5% سے بڑھا کر 17% پر لے کر جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گا. پہلے سی این جی ایسوسی ایشن یا سی این جی اسٹیشنز کی مارکیٹ ختم ہو چکی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ان سی این جی سیکٹر پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ساری جو گیس ہماری تھی وہ اس کے ختم ہونے کا بنیادی جو وجہ تھی وہ یہ سی این جی اسٹیشن سے سی این جی سیکٹر کو اور اتنے لائسنس دیے گئے کہ اس کی وجہ سے ہماری جو قدرتی گیس ہے وہ ختم ہوئی. اس کے بعد ایل این جی پہ آپ لے گئے. ایل این جی پہلے مہنگے داموں آپ کی امپورٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد جب اس پہ ٹیکس لگا دیں گے تو میرے خیال میں ابھی جو خرید رہے ہیں 80 کے 82 روپے فی لیٹر کے حساب سے خرید رہے ہیں, جب وہ بڑھے گی تو 100 روپے پہ جب چلی جائے گی تو پھر لوگ پیٹرول کو پریفر کریں گے, پھر سی این جی پہ کوئی نہیں آئے گا. اس لیے ٹیکسز جو گورنمنٹ نے لینے ہیں, اب اس پہ میں کیا کہوں گا, ٹیکس تو گورنمنٹ واپس نہیں کرے گی. ٹیکسز ہوں گے, ٹیکس جمع ہوگا تو میرے خیال میں آپ کا جو ملک کا نظام ہے وہ چلتا ہے اسی بنیاد پر. لیکن بھاری بھرکم جب ٹیکس لگائے جاتے ہیں, اس سے سی این جی ایسوسی ایشن سے منسلک جو لوگ ہیں یا سی این جی سیکٹر سے منسلک جو لوگ ہیں جو جن کے اپنے اسٹیشنز ہیں ان کا کاروبار تو ضرور متاثر ہوگا, لیکن جو صارف ہے وہ سوئچ کر جائے گا, وہ سی این جی سے نکل جائے گا, وہ پیٹرول پہ آ جائے گا. اوبویسلی آپ کے پاس جب آپشن کوئی نہیں رہ جاتی تو پھر لوگوں نے تو اگر ایک کی جتنی قیمت ہوگی تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. خیر ہم نے پہلے دیکھا جی رکشا یونین جو ہے وہ احتجاج کر رہی تھی, اور اب ان کے جب مطالبات نہیں مانے گئے ہیں تو ان کے بچے یعنی فیملیز کے ہمراہ اب وہ سراپا احتجاج ہیں, سڑکوں پر آ گئے ہیں. کیوں ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے شاہد سپرا صاحب؟ دیکھیں ایل پی جی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں. آپ کا رکشہ جو ہے اس میں ایل پی جی استعمال ہوتی ہے یا پیٹرول استعمال ہوتا ہے. پیٹرول کی قیمت حالیہ بڑی ہے, ابھی بڑی ہے, مالی سال کے آغاز پہ ہی آپ کے سامنے ہی ہے. اور ایل پی جی جس طرح بڑھ رہی ہے, ایک ہفتے کے اندر 3 مرتبہ آپ نے اس کی قیمت بڑھائی ہے. اور جو رکشہ چلانے والا ڈرائیور ہے, جو مزدور آدمی ہے, جو 12 سے 14 گھنٹے رکشہ چلا کر رات کو 1000-1200 کی دہاڑی مزدوری کر کے گھر لے کر جائے گا, اور وہ اپنے خاندان یا بچوں کی تعلیم بھی اسی میں دیکھے گا, بجلی گیس کے بل پانی سب معاملات, بہت سارا معاملات کرائے پہ گھر بھی ہوتے ہیں, تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر جو فیملیز کا باہر آنا یا بچوں کا باہر نکلنا کیا ہے کہ ان کا بجٹ ڈسٹرب ہوا ہے. وہ جو کما رہے تھے, جو روزانہ روزی کر کے جا رہے تھے, اب اس میں ان کا گزر بسر نہیں ہے. اور اس طرح کی میرے خیال میں بہت زیادہ, جب سے نیا پاکستان بنا ہے, بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے اور اشیاء ضروریہ کی جو چیزیں ہیں اس کا پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس لیے وہ سراپا احتجاج ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایل پی جی کی قیمت بڑھنی ہے تو آپ بڑھاتے جائیں, پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے تو کیا ہوگا, آپ لوگ گورنمنٹ کو تو ایک پروفٹ ملے گا, گورنمنٹ کو ٹیکسز کی صورت میں بھی مل جائے گی, سب چیزیں مل جائیں گی, لیکن جو کروڑوں عوام اس سے متاثر ہوگا اس کا مداوع کون کرے گا, وہ کوئی بھی نہیں کرنے والا. بیسیکلی ہم اور آپ بیٹھ کر اس پر بات بھی کر سکتے ہیں, تنقید بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کا سلوشن گورنمنٹ کے پاس ہے. اگر گورنمنٹ ہی نہیں چاہے گی کہ غریب آدمی کو ہم نے کس طرح ریلیف دینا ہے, ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو میرے خیال میں اسی طرح لوگ سڑکوں پر آئیں گے, احتجاج بھی کریں گے, لیکن ان کی سننے والا کوئی بھی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ایل پی جی کی قیمتیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کافی ماہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور بار بار رکشہ یونین کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے. کوئی جواز بھی اس کا بتایا جا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے جو ایل پی جی بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں کوئی وجہ نہیں ہے. آپ کو اس قیمتیں کنٹرول کرنا آپ کے اوگرا کے پاس ہے نا, اس کی ذمہ داری. مافیا کر رہے سب کچھ. دیکھیں اچھا, وہ ایل پی جی جو بیچنے والے ہیں ان کو مافیا کہتے ہیں. آپ جو اس کے جو امپورٹرز ہیں آپ ان کو نہیں پکڑتے, جو آگے ایل پی جی کے جن کے پاس ڈسٹریبیوشنز ہیں آپ ان کو مافیا کہتے ہیں. بیسیکلی جو امپورٹ کر رہے ہیں آپ ان کو پکڑے نا, وہ قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں. اور پھر ساتھ میں آپ سونے پہ سہاگا یہ ہو رہا ہے کہ آپ اس پہ ٹیکسز اس طرح لگا رہے ہیں کہ جب ٹیکس لگیں گے تو قیمتیں آٹومیٹیکلی, چاہے ڈسٹریبیوٹرز کو پکڑ لیں چاہے امپورٹ کرنے والوں کو پکڑ لیں, تو ٹیکسز جب لگیں گے تو قیمتیں آٹومیٹیکلی بڑھیں گی. اور ٹیکس کا جواز گورنمنٹ کے پاس بڑا آسانی سے ہوتا ہے کہ قومی خزانہ بھی ہم نے چلانا ہے, اور بہت سارے سیکٹرز جو ہیں گورنمنٹ کو وہ بھی چلانے ہیں, اور ایون جو تنخواہیں ہیں ان کی ادائیگی ٹیکسوں سے ہوتی ہے. تو ٹیکس کلیکشن جو ہے پوری دنیا
दुनिया की मिसालें दी जाती हैं कि टैक्स कलेक्शन होती है, तो टैक्स यहाँ भी कलेक्ट किया जा रहा है। दुनिया में जितने टैक्स लिए जाते हैं हमारे यहाँ उसका तीसरा हिस्सा भी नहीं। खैर, तो फिर आप दावा ये करते हैं कि जब भी बजट आता है टैक्सों में कमी की जाएगी, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, तो ये अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। कहीं CNG, कहीं LPG की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। खैर, ये तो हम बात कर रहे हैं रिक्शा यूनियन के एहतजाज की, LPG महंगी हुई, CNG महंगी हुई, रोजमर्रा इस्तेमाल के अशिया की बात कर लेते हैं, वो भी रोजाना महंगी होती चली जा रही हैं। आपने सहूलत बाजार लगाए, ना वहां पर चीनी है और ना ही घी है, क्या लेने जाएं सहूलत बाजारों से लोग? चलो ना तो है ना सहूलत बाजार, तसल्ली है, तसल्ली है। आप एंटर होते हैं, इतनी बड़ी फ्लेक्स लगी होती है, नीचे लिखा होता है कि इस जोन की तरफ से सहूलत बाजार जो है वो लगा दिया गया है, और साथ में कुछ तस्वीर भी हैं वो आप उस पर लगा देते हैं हुकूमती नुमाइंदगान की कि यहाँ आए और आपको सहूलत मिलेगी। और आपको अशिया ज़रूरिया में क्या है, घी, आटा, चीनी है ना, सबसे बेसिक तो ये है। जो कुछ अगर उस बाजार में ये बेसिक चीजें इस्तेमाल होनी, उस बाजार में ये चीनी और घी अगर वो नहीं है मुयस्सर लोगों को, और एक तरफ कीमतें भी बढ़ रही हैं, अभी कल परसों की स्टोरी आपने देखी होगी कि जो आपका दर्जा अव्वल का घी है उसमें इजाफा हो रहा है, और यहाँ मेरे ख्याल में दर्जा अव्वल तो नहीं होता, यहाँ दर्जा सोम भी नहीं होता, वो ऐसा ब्रांड होता है जो आपने कभी सुना ही नहीं है, तो उसकी कीमतें भी अगर वो भी नहीं अवेलेबल और फिर उसकी कीमतें भी मुस्तहकम नहीं आप कंट्रोल कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है अपनी जिम्मेदारियों से निकलती जा रही है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वहां मेयार को बरकरार रखना, कीमतों को मुस्तहकम करना, ये उनकी जिम्मेदारी, उससे निकले हैं। आप इस खबर में साथ में देखें कि अभी जो है आपकी सब्जियां जो हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे ही है, ठीक है। सहूलत बाजार क्या लगाए थे आपने? रमजान में लगाए थे, उससे पहले लगाए थे, और ये उस वक्त लगाए गए थे जब आटे का बहरान आया था, जब आटे की कीमतें भी बढ़ रही थी और आटा आपको शहर में मिल भी नहीं रहा था। उस वक्त आपने सहूलत बाजार लगाए, और फिर साथ में चीनी जो है, चीनी का स्कैंडल आ गया कि चीनी 95 रुपए 90 रुपए किलो तक चली गई। उसको कंट्रोल करने के लिए ये दो चीजें आपने लगाई कि 1 किलो या 2 किलो हम फरोख्त करेंगे, लेकिन लोगों को सहूलत देंगे। अगर आज भी सहूलत बाजार कायम है, उसमें आपकी अशिया ज़रूरिया मुयस्सर नहीं, तो फिर मेरे ख्याल में खत्म कर देना चाहिए। बहुत सारे किराए भी बन रहे होंगे, बहुत सारे जनरेटर का डीजल भी जिस पे जारी हो रहा होगा, इसको खत्म कराएं। हमने हफ्ते को यूटिलिटी स्टोर की खबर शेयर की, वहां पर भी ये सब चीजें हैं। आपके सहूलत बाजार में ये हालात हैं, आपके यूटिलिटी स्टोर पर ये हालात हैं, आम स्टोर्स पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको उनकी मर्जी की कीमतें, आप सरकारी निर्खनामे चाहे जितने मर्जी आवेजा कर दें, वो चाहे सब्जियों की दुकानें, हम हर रोज बी पर जो है वो कवर कराते हैं, सब्जियों की कीमतें नाज़रीन को बताते हैं। अब निर्खनामा तो लगा है, लेकिन कैटेगरीज बना दी गई हैं। ये सब्जियां आपको सरकारी निर्खनामे में मिलेंगी, और ये अगर आपको खरीदनी है अच्छी क्वालिटी की तो आपको अच्छे पैसे भी अदा करने होंगे। बंद अगर कराने की बात करें, क्या क्या बंद कराएंगे? आम स्टोर्स पे तो अगर आप जाएंगे सरकारी निर्खनामा लगा होगा, लेकिन आपको चीनी उनकी मर्जी की कीमत की मिलेगी, घी उनकी मर्जी की कीमत का मिलेगा, आटा उनकी मर्जी की कीमत का मिलेगा। इंतजामिया के रेट है कहीं? देखें, मुझे तो वो सूबाई वजीर साहब मियां असलम इकबाल साहब की स्टेटमेंट याद है। पिछले साल उन्होंने माह रमज़ान में दिया था स्टेटमेंट के हम लोग जो ब्रायलर गोश्त है इसको जो गवर्नमेंट डिसीजन करेगी, कीमत जो मुतय्यन करेगी, हम उस पर फरोख्त करवाएंगे। और आज एक और रमजान भी गुजर चुका है, उसके बावजूद वो कीमत मुस्तहकम नहीं हो सकी, ना नीचे आ सकी है। आज भी 300 रुपए तक कहीं नजर भी नहीं। ठीक है। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया कि यूटिलिटी स्टोर खत्म हो गए, सब्सिडी आपने दी, रमजान में थोड़ा ऑपरेशनल किया, वो सारा साल इसी तरह रहना, वहां आपको कुछ नहीं मिलना। तीसरी बात, आप क्या क्या कुछ तीसरी बात आपने की कि आपको मेयार को बरकरार रखना है, कम कीमत पर बेचनी है, लेकिन दोहरा मेयार वहां है कि अच्छी चीज थोड़ी सी है तो उसकी कीमत देखें। अगर आप कहते हैं कि हमने मेयारी चीज खिलानी है, मेयार के मुताबिक फरोख्त करवानी है, तो फिर एक ही चीज होनी चाहिए। फिर दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोहिम जो है इन आपकी बाजारों में नहीं होना चाहिए, मार्केट्स में होता है, मार्केट्स में भी नहीं होना चाहिए, उसको भी कंट्रोल करें। मैं ये कहता हूं कि आपने एक जो शादमान बाजार या दीगर किसी भी बाजार का जिक्र कर लेते हैं जो इतवार को लगाए जाते हैं ताकि लोग अपनी सब्जियां और फल खरीद लें। अभी देखिएगा ईद उल अजहा आने वाली है, इसमें ये टॉपिक तो आपका, लेकिन मैं बात कर देता हूं कि जो आपका हरा मसाला है इसकी कीमतें बढ़ेंगी। इसमें क्या है, आपकी हरी मिर्च में इसमें इजाफा होगा, धनिया जो है उसका, उसके बाद टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, ये चीजें जो है अब इनकी कीमतें देखिएगा कहां पर चली जाएंगी। उसकी क्या वजह है
کہ عید الاضحیٰ پہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے استعمال کرنا ہے، یہ استعمال ہونی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی تہوار آ جائے اور اس پر مافیا ایکٹیو ہو جائے اور مافیا بے لگام بھی ہو جائے، آپ اس کو پکڑ بھی نہ سکیں. میں تو یہی کہہ رہی ہوں انتظامیہ کے ریٹ پھر کہاں ہیں سپرا صاحب؟ ڈی سی صاحب جو کہتے ہیں جی ہم دورے کر رہے ہیں، ہم جا کے منڈیوں میں بھی چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ڈی سی صاحب اس قدر متحرک نظر آئے کہ منڈی میں بولی کے ٹائم پہ بھی وہ پہنچے. دیکھیں بولی کے ٹائم پہ پہنچیں گے تو پھر تو ہر چیز ہی پتہ چل جائے گی نا. پھر تو آپ کے سامنے سارا منظر آ جائے گا کہ وہاں سے نکلنے والی چیز کتنے میں نکلی، اگر مارکیٹ میں پہنچی. مثالیں رہی ہیں شاہد سپرا صاحب، خود ڈی سی صاحب وہاں پہنچتے رہے ہیں. اب کون سا اتنا مشکل کام ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں اب کون سا ایسا کام ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے وہاں تک جانا بھی بہت مشکل ہوا؟ دیکھیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو ہر چیز ہو سکتی ہے. جب آپ ذمہ داری سے نکل جائیں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے بازار میں نہیں جانا، مارکیٹ میں نہیں جانا، گھر سے نہیں نکلنا. آپ تو کہہ رہی ہیں کہ سبزی منڈی بہت دور کی بات ہے. سبزی منڈی صبح اذان اور فجر کی نماز پڑھ کے جانا، یہ اس سے پہلے آپ نے جانا ہے. تو وہ تو بہت ان کا ٹائم تو صبح 9 بجے 8 بجے شروع ہوتا ہے. بالکل وہ تو صبح کے ملازم ہیں. تو وہ کس طرح جائیں گے؟ دیکھیں اس وقت جائیں گے جب ان کو احساس ہوگا، جب ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ لوگوں تک جو چیزیں پہنچ رہی ہیں ان کا معیار بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کی قیمتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور مافیا ایکٹیو ہے. تو اس مافیا کو کس طرح ڈالنی ہے؟ آڑتیوں کے پاس ڈالیں گے. لیکن میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں آڑتیوں کو نہیں پکڑ سکتے. ان کی پشت پناہی ہوتی ہے، پولیٹیکل سیکٹر سے ہوتی ہے. ان کے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو نہیں پکڑ سکتے. چلیں پھر بات ہی ختم کر دیتے ہیں. پھر یہ سلسلہ ایسے رہے گا، عوام مہنگی چیزیں خریدتی رہے گی. اور یہ پریڈکشن بھی کر دی ہے جی، ہم نے ہمیشہ یہ چیز ایکسپیرینس بھی کی ہے، عید آنے والی ہے اور مزید چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اور وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکے گا. اس لیے آپ کی قسمت کیا ہے، ہماری قسمت کیا ہے کہ ہم نے مہنگی چیزیں خریدنی ہیں. اب جی اس کے بعد ہم نے کچھ بات کرنی ہے شہر میں لگائی جانے والی مویشی منڈیوں کی. وہاں پر صورتحال کیا ہے؟ مہنگائی تو وہاں پر بھی ہوگی، اس لیے مہنگائی والی کہانی ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے. لیکن کچھ بات کریں گے انتظامات کی بھی. جو بیوپاری آتے ہیں ان کی جانب سے بھی ہمیشہ شکایات ہوتی ہیں. تو انتظامات کی بھی بات کریں گے، مہنگائی کی بھی بات کریں گے، اور یہ منڈیاں کب سے اپنی رونقیں بحال کرنے جا رہی ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں آفٹر دی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب بات کر لیتے ہیں مویشی منڈیاں شہر میں آج سے لگنے جا رہی ہیں اور جانوروں کی قیمتوں پر تو شہری پریشان ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے مویشی منڈیوں کے انتظامات. شاید سپرا صاحب بارشوں کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے، آج بھی پریڈکشن ہے، بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. بہت مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا یہ چیزیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جس طرح آج کل باقی معاملات مینیج کر رہی ہے گورنمنٹ اسی طرح ہی کرے گی. مویشی منڈیوں کو کس طرح مینیج کیا جائے؟ یعنی آپ نے یہاں بھی کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہونے والا. دیکھیں یہ لگنی ہے. 2 مہینے پہلے سے پلاننگ ہو رہی ہے سپرا صاحب، اجلاس ہو رہے ہیں، کچھ تو ہوگا نا. نہیں اس میں یہ تو نہیں ہوگا کہ بارش آ گئی تو اس میں ہم کیا کریں گے. اب اتنی ساری کیا اس میں اگر کیچڑ ہو جاتا تو کیا مٹی ڈالیں گے؟ پانی نکال دیں گے نا، تھوڑا بہت جو نکل جائے گا. لیکن اس کو صاف رکھنا. شامیانے وغیرہ بھی اویلیبل نہیں ہوتے ہیں نا، اس سے بھی بیوپاری تنگ آ جاتے ہیں، وہ بھی بیوپاری شکایتیں لگاتے ہیں. دیکھیں میں پچھلے 10-12 سال سے آپ کے سامنے ہی ہے، منڈی مویشیاں جو ہیں اس میں جاتے ہیں، کور کرتے ہیں. آپ کا کھرلی جو ہے وہ بھی آپ کو کرائے پہ مل جاتی ہے 300 روپے کے حساب سے. چارپائی جو ہے وہ بھی 200 روپے کے حساب سے مل جاتی ہے. آپ کے شامیانے جو آپ نے لگانے ہیں وہ بھی کرائے پہ مل جاتے ہیں. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا زون انتظامیہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگا کر دیتی. انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور اس کا بجٹ ہے. اچھا اس کا بجٹ ہے اور کروڑوں روپے بجٹ ہوتا ہے. بجٹ پھر کہاں جاتا ہے اگر بیوپاری خود ہی یہ سب چیزیں خریدتے ہیں؟ میری بات سنیں نا، وہی دکھاوے کے لیے کچھ چیزیں کچھ شامیانے لگا دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ ایکسٹینشن ہوتی ہے، جب بیوپاریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ جواب ان کو دے دیا جاتا ہے. چونکہ وہ پردیسی لوگ ہیں، لاہوریوں کو سہولت دینے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور انہوں نے کروڑوں روپے کے جانور، لاکھوں روپے کے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. ان کی حفاظت کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے. اگر وہ شامیانے نہیں لگائیں گے، سایہ دار جگہ نہیں بنائیں گے تو ان کا اپنے جانور بیمار ہوں گے، نقصان ان کو ہوگا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کچھ بھی نہیں جانا. بات یہ ہے کہ اگر پورے طریقے سے اس کو آپریشنل کرنا ہے، معاملات کو دیکھنا تو پھر تو ٹھیک ہے. آپ کی شاہپور کانجرا میں شامیانے بھی ہیں، سارا کچھ موجود ہے، لیکن وہاں صفائی کے جو انتظامات ہیں وہ ناممکن ہے، آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. وہ اتنی بڑی منڈی ہے، اتنی بڑی منڈی ہے، آپ اس کو نہیں سنبھال سکتے. اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. دوسری بات کہ آپ ڈی ایچ اے سائٹ پہ بھی لگا رہے ہیں، اکاؤنٹس ملٹری اکاؤنٹ سوسائٹی یہاں بھی لگا رہے ہیں. علامہ اقبال ٹاؤن کی حدود میں سگیاں پر سنا ہے کہ 2-3 منڈیاں لگ رہی ہیں. اسی طرح رنگ روڈ کے اطراف میں قائد اعظم انٹرچینج کے پاس منڈی ہمیشہ لگتی ہے، اب بھی لکھو ڈیر کے پاس لگنے جا رہی ہے.
मुख्तलिफ मकामात पर मंडियां लग जाएंगी। उसके साथ साथ क्या है कि अभी से देखें कि शहर में गैर कानूनी मंडियां भी कायम हो रही हैं। बिल्कुल शहर के अतराफ में फुटपाथ अच्छा, शायद सिप्रा साहब उसका भी इंतजामिया हमेशा दावा करती है, वो भी चीज खत्म नहीं रोकते ना। देखिए मेरी बात सुने, जब आपने उन लोगों के खिलाफ मुनासिब तरीके से ऑपरेशन ही नहीं करना और आपने अपने मफादात को सामने रखना है, जिस मफाद का मैं जिक्र कर रहा हूं आपको भी समझ आ रही है, तो फिर आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए आपने कहा कि व्यापारी आएंगे, आज से शुरू हो जाएंगे और आइंदा 2-3 रोज में आपकी मंडियां जो है वो सज जाएंगी। मैं ये गुजारिश करूंगा लोगों से, अपने टीवी के यहां से बैठ के, कि लोग जाएं, जरूर जाएं मंडियों में। उन्होंने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है, लेकिन माजी की तरह बच्चों को ना लेकर जाएं, फैमिलीज को ना लेकर जाएं। उसकी क्या वजह है कि हम लोग इस वक्त 2 चीजें जो हैं उनसे हमारी जो है हम लोग उस पर कोशिश करें कब पाया जाए, जिसमें आपका कोरोना वायरस जो है वह सर फहरिस्त है। अगर कम लोग जाएंगे, अगर पहले 4 भाई 5 भाई कजन मिलके जा रहे हैं तो 1 बंदा जाए, 2 बंदा चले जाए, मेरे ख्याल में कुर्बानी के जानवर खरीदे जा सकते हैं, बजाय कि आप 4-5 लोग इकट्ठे होकर जाएं। रेट कराना भी बहुत मुश्किल नहीं, रेट आप सुबह से आप पिछला घंटा हम पूरा महंगाई कर रहे हैं, तो व्यापारियों ने उन्हीं को पाला, इसी महंगाई में ही पाल के ला रहे हैं ना आपके पास। अगर इसी महंगाई में पाल कर वो लाए हैं तो उनका हक नहीं है कि वो लोग यहाँ 10-12 दिन बैठे। इतना ना सपोर्ट करें, कीमतें बढ़ा। मैं आपको उसकी क्या वजह, गंदम का रेट कहाँ पे, आप आटे की बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको जो आप वो खिलाया जाता है उसमें आपकी गंदम भी शामिल है, उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं। आपके बिजली का रेट दे रहे हैं, जो चारा उन्होंने खाना उसको पानी भी लग रहा है, और जो ट्यूबवेल चलना उसका डीजल का रेट, ये सारी चीजें देखें ना। ये ना देखें कि वो आया है और उसने आपको जानवर दे देना, ऐसे नहीं। वो आया कुछ रोजी कमाने के लिए भी यहाँ पर आया है, ठीक है ना। आप लोगों के है कि वो आए और आप जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपने जहन बनाया कि इसके मुताबिक मैंने खरीदारी कर लेनी है, इस साल ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने पूरा साल महंगाई हम लोग बात कर रहे हैं ना कि आज भी महंगाई है, तो उस बंदे के लिए तो महंगाई है ना। इसलिए हाँ, अगर नाजायज मुनाफा कोई कमाना चाह रहा है, अगर नाजायज मुनाफा कोई कमाएगा तो उस पर आपको बहस भी करनी चाहिए। और ये इस्लाम में भी है कि आप अगर खरीदारी करें तो उस पर आपको बहस करें, और आपको जो कीमत अच्छी लगे उस पर खरीदारी करें। जब आपने अच्छा जानवर खरीदना है, जो मंडी में वाकई एक अकेला जानवर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो फिर उसके तो मुंह मांगे दाम बनते हैं। शायद बहुत सारे शौकीन लोग होते हैं, सीरियसली देखें, जो शौक है ना उसका फिर कोई नहीं है उस पे, तो फिर वो कीमत जो है वो और तरफ चली जाती है। वो शौक, खूबसूरत जानवर की खूबसूरती जो है उसका कोई रेट नहीं है। वो लोग अपने शौक में आगे जितने पैसे दे जाएं वो एक है। अब देखें ना, एक बकरा है वो आपको 60, 70, 65 हजार में भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वही बकरा एक है जो आपको 1,25,000 में मिलेगा, 1,20,000 में भी मिलेगा, लेकिन उसकी खूबसूरती है, उसकी चाल ढाल है, उसका रंग है, वो उसको ये सारी चीजें देगा। लेकिन यहां तक उसको लाना, उसकी चाल ढाल, उसका रंग, उसका गोश्त, उसकी खूबसूरती बनाने के लिए तो उसमें व्यापारी का किरदार है ना। और मैं आपको बता दूं, जहां से ज्यादातर जानवर आते हैं, ये क्रेडिट भी खवातीन को दूंगा, वहां ज्यादातर खवातीन जानवर पालती हैं। अच्छा। जनूबी पंजाब का जो इलाका है जिसमें आपका राजनपुर, तौनसा और बहावल नगर, चिश्तियां, बहावलपुर, ये ज्यादा जानवर यहाँ से आता है। सही। और खवातीन जो है वो ज्यादातर पालती हैं, और खवातीन जो रेट करती हैं वो आपको पता है। ये व्यापारी उन खवातीन से खरीद कर यहाँ लाते हैं और फिर यहाँ बेच कर ये वापस जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंतजामात अगर गवर्नमेंट करेगी, उनको बेहतर तरीके से शेल्टर मिलेगा, पानी मिलेगा, चारे का जो है मुनासिब कीमत पर होगा, तो मेरे ख्याल में लोगों को कीमतें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5-10 हजार का फर्क आएगा इस साल, ये नहीं है कि नहीं आएगा। आप कहें कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है हमें उसी कीमत पर मिल जाएगा, वो मिलने वाला नहीं है। 5 से 10 हजार की वेरिएशन जरूर आएगी, लेकिन बात वही है कि आपको खूबसूरत अगर जानवर लगे तो मेरे ख्याल में खरीदें। सुन्नत इब्राहिमी आपने अदा करनी है, अल्लाह की राह में उस जानवर को कुर्बान करना है, तो मेरे ख्याल में रेट ज्यादा करने के बजाय खूबसूरती पर हमें खूबसूरती पे जाना चाहिए। अच्छा जी, एक और बड़ा मसला शायद से प्रसाद, क्योंकि अब हम मवेशी मंडियों को डिस्कस कर ही रहे हैं, आज से बाकायदा तौर पर फॉल भी होने जा रही हैं। हम अभी आगे चल के आपको मवेशी मंडियों की सूरत हाल भी दिखाएंगे। ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला रहती है जी, कहीं मुनासिब पार्किंग नहीं होती, लोग अपनी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पार्क करके जाते हैं, दोबारा वापस आते हैं, वहां पर मिल नहीं रही होती। ट्रैफिक मैनेज करना क्या वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है मवेशी मंडियों के बाहर? देखिए, शाहपुर कांजरा के सामने तो है। देखिए, बुध के रोज बड़ी मंडी वहां लगती है, उस वक्त भी ट्रैफिक मुतासिर होती है। और अब 10 से 12 दिन जब मुसलसल मंडी वहां रहेगी
तो अब भी हालात आपके उसी तरह ही होंगे। अच्छा, आपने पार्किंग का जिक्र किया, कोई भी ऐसी मंडी नहीं जहाँ पार्किंग हो। अच्छा, दावा तो ये किया जाता है, ये तो देखें दावा, मुझे बताएं कि आप, मुझे एक मिसाल में आपको दे देता हूं, लखो डेर आप जहां मंडी लगाते हैं वहां कहां पार्किंग बनाया गया? वहां तो 30-30 फुट नीचे जो है वो टेले हैं, उसमें जाकर आप मंडी लगाते हैं तो वहां कहां पार्किंग? वहां सारी रिंग रोड के अतराफ में जो आपकी सर्विस लेन है उसमें पार्किंग होनी है। सही। इसी तरह यहाँ मिलिट्री अकाउंट्स में आप लगा रहे हैं, मुझे बताएं यहाँ आपके पास कौन से प्लॉट्स हैं जहां आप पार्किंग करेंगे? कोई भी नहीं है ना। तो फिर ये तो इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप मंडी लगाने जा रहे हैं, आप देख नहीं रहे कि जो जो सहूलियात मंडी से जुड़ी हैं वो वहां लोगों को मिलेंगी भी या नहीं। आप पहले ही उसी पॉइंट का इंतखाब करें जहां ये सब चीजें अवेलेबल हों। अच्छा, पॉइंट लेंगे, वो 16 शहर से बाहर जाएंगे तो फिर सारे लोग कहेंगे तुम शहर उबार लाएगा, असी कि में जाइए। ये भी मामला आएगा ना। ये भी दूर दराज ही है नहीं, ये देखे ना, ये आपने यहाँ मिलिट्री अकाउंट्स में लगाई, ये आपका टाउनशिप ग्रीन टाउन का ये एरिया कवर करेगा। इसी तरह डीएचए साइड पे लगा रहे हैं, कैंट डीएचए कवर होगा। लखो डोर लगा रहे हैं तो बागबानपुरा शालामार वो एरिया होगा। 2 मंडियां सगियां पे लगा रहे हैं तो आपका इस्लामपुरा और ये अंदरून लाहौर ये वाली साइड कवर हो जाएगी। ये बेसिकली टारगेट तो यही होता है ना कि जो पब्लिक आए उसको सबसे नजदीक हो। अच्छा, आपने, हम लोग शाहपुर कांजरा की बात करें, मैं सगियां भूल गया हूँ, सगियां तो रास्ता ही नहीं खुलता। बिल्कुल, आपने सही कहा। ठीक है, वहां 2 मंडियां लगती हैं, वहां रास्ता ही नहीं खुलता। तो मुझे बताएं कि ये इसकी प्लानिंग करना किसकी जिम्मेदारी? आपकी सिटी ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। वो कोई इस तरह का रास्ता निकाले, जब वो बैठे होते हैं मीटिंग्स में, कमिश्नर साहब या डीसी साहब उसको चेयर कर रहे हैं कि मंडी मवेशियां लगनी है, उस पर पार्किंग को किस तरह हमने बनाना है, तो मेरे ख्याल में उस वक्त ट्रैफिक पुलिस को बोलना चाहिए कि हमें भी जगह दे। हमें भी, बिल्कुल। ठीक है, अगर ट्रैफिक पुलिस को जगह पार्किंग के लिए दे दें, अच्छा उनको नहीं देंगे, अपने बंदे खड़ा कर देंगे, वहां आप टोकन शुरू कर दें। बिल्कुल, आपने सही कहा। कमाई का जरिया बना लेंगे, पैसे कमाने का एक जरिया ढूंढ लेते हैं और फिर भी इंतजाम चले, आप पैसे कमा ले लें। 10 रुपए बाइक के हैं, 30 रुपए गाड़ी के हैं, ले लें, कोई नहीं है, लेकिन पार्किंग का इंतजाम तो अच्छा करें ना, वो भी अच्छा नहीं होता। खैर चलें जी, ये तो आने वाले दिनों में हमने आपके साथ हर रोज मंडी की सूरत हाल डिस्कस करनी है, लोगों के तासुरात भी दिखाएंगे, महंगाई भी, इंतजाम भी दिखाएंगे, चाहे वो मंडी के अंदर के हैं या फिर वो ट्रैफिक इंतजाम हैं। आपको हम अपने आने वाले शोज में इसमें बाखबर रखेंगे। ब्रेक के बाद हमने वापस आने तो बात करने लेस्को कैसे कंगाल हो गया, बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, लाइट आ नहीं रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन लेस्को क्यों कंगाल है, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और खबर यह है जी कि लेस्को मुख्तलिफ मरात की वजह से वापडा और पेप्को से 15 अरब की रिकवरी नहीं कर सकी। मुख्तलिफ डिवीजन से पेंशन की वसूली, वापडा और पेप्को अफसरान की मुफ्त बिजली और मरात से लेस्को कंगाल होगी। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखिए, ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है कि आपके 2 महकमे हैं पावर सेक्टर के, एक वापडा है और दूसरा पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है। इनके वो ऑफिसर्स और मुलाजमीन जो रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने अपनी पेंशन लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का अगर हदूद में किसी भी जगह पर रहते हैं, जिसमें लाहौर है, कसूर, उकाड़ा, शेखुपुर और ननकाना साहब शामिल है, कहीं भी उनकी रिहाइश है, तो उन्होंने उनकी अपनी जो मुतलका डिवीजन है वहां से अपनी पेंशन लगवा ली है और वो पेंशन वसूल भी कर रहे हैं, उनको जारी भी हो रही है। इसी तरह दूसरा फैक्टर क्या है कि मुफ्त बिजली का इस्तेमाल, चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनको मुफ्त बिजली देना, ठीक है, लेस्को दे रही है मुफ्त, लेकिन उसके पैसे अगर रिकवरी करनी है तो आपका वापडा और पेप्को से की करनी है और लेस्को ने करनी है। तीसरा क्या है कि मेडिकल अलाउंस जो है वो भी लेस्को के मुख्तलिफ अकाउंट से जारी हो रहा है, लेकिन रिकवरी नहीं हो रही। अब ये रिपोर्ट मुरतब हुई है, उसमें इस बात का इंकिशाफ किया गया है कि दोनों महकमे वापडा और पेप्को लेस्को के 15 अरब रुपए के डिफॉल्टर हैं। अच्छा। मुझे बताएं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसमें से आप 15 अरब रुपए निकाल दें तो वह कहां स्टैंड करेगी? उसके जो इंतजामी अमूर क्या कहां होंगे, उनके जो फिनांस के मामलात हैं वो किस तरह चलेंगे? और ये अपने महकमे हैं, बिल्कुल, और ये होने भी नहीं। देखें इस पर अच्छा, फिर दूसरा क्या इंकिशाफ किया गया कि लेस्को का जो अपना रिकवरी का निजाम है वो इतना मुतासिर कुन नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह रिकवरी नहीं हो सके। मुझे बताएं कि एक रिटायर्ड GM है या चीफ इंजीनियर है, उसके घर बिजली मुफ्त जा रही है या आप उसको पेंशन दे रहे हैं, लेस्को किस तरह रोक सकती है? लेस्को नहीं रोक सकती, ये उसका हक है और आपने कानून भी बनाया हुआ है। बेसिकली ये वापडा और पेप्को जो है उनकी नहली है, वो गफलत की बुनियाद पर लेस्को को पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर सरकारी महकमों के आपस में ये हालात हो जाएं तो फिर मुझे बताएं कि बाकी जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या आपको रिकवरी देंगे? आप बिलों की सूरत में सार्फिन से तो वसूल कर लेते हैं, लेकिन ये लोग जो अरबों रुपए आपसे वसूल कर रहे हैं,
तो इनसे वापस लेने किसकी जिम्मेदारी? अच्छा, फिर लेस्को इनको गाहे बगाहे लिखती भी रहती है, इनको मरासले भी भिजवाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद खामोशी। मुझे बताएं कि वापडा के पास बजट नहीं है? बड़े आराम से बजट है, अच्छा खासा। बिल्कुल, वापडा तो अरबों खरबों रुपए का, उनके पास डैम्स हैं, सारा कुछ है, इतना बजट उनके पास। लेकिन क्या है कि सिर्फ आपने इस तरफ आना ही नहीं है, इस तरफ आना ही नहीं कि लेस्को को हमने पैसे देने। पेप्को के पास भी इसी तरह है, ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, पेप्को भी, वो उनकी तनख्वाहें भी जा रही हैं, पेंशन से जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पैसे भी मिल रहे हैं, लेस्को कंगाल होती जा रही है, ये लोग अपनी मराद लेकर मजे उड़ा रहे हैं। सिस्टम की खराबी, ये कह सकते हैं कि आपका सिस्टम जिस तरह से चल रहा है आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं ला रहे, जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं कर रहे। जिम्मेदारी का मुजाहिरा, देखिए एसओपी है कि इन लोगों ने पैसे लेने हैं, पेंशन कहीं से ले सकते हैं, लेकिन ये वापडा और पेप्को की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी जो उस पर पूरा नहीं उतर रहे। लेस्को अगर ये सहूलियात रोक लेगी तो फिर चीखें देखिएगा, तो अब इनके पास पूरे पाकिस्तान में तूफान हो जाए, सूरत हाल खत्म भी होगी, पैसे आएंगे। मुझे नहीं लगता कि 15 अरब रुपए तक तो आप चले गए हैं, रिपोर्ट में आ गया है। तो मुझे बताएं कि लेस्को अगर इनकी बिजली काट दे या इनकी पेंशन रोक ले तो फिर पूरे पावर सेक्टर में एक तूफान बर्पा होगा कि लेस्को ने ये जुल्म कर दिया है, सारी जिंदगी महकमे की खिदमत करने वाले जो लोग हैं इनकी पेंशन आपने रोक ली है। तो भाई लेस्को कब से अपनी जेब से देता रहेगा? लेस्को को तो आप देंगे तो वो आगे देगा ना, इसलिए ये देना चाहिए। चलें जी, हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया कि मसला कहां पर है। अब एक और बड़ा मसला है जी, 21,14,000 कॉल्स में से 13,01,000 बोकस 15 हेल्पलाइन पर कॉल्स का रिकॉर्ड जारी किया गया है। मैंने तो पहले कहा था कौन लोग हैं इतने वेले, क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखो ये तो अपने आप के साथ हम लोग जुल्म कर रहे हैं, ये शहरी अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसी हेल्पलाइन है जिस पर आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक होते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई वारदात हो जाती है, कोई इस तरह का मामला हो जाता है जिसपे आपको इन पुलिस से या दीगर किसी फोर्सेस से आपको ताउन चाहिए, मदद चाहिए, तो ये उस वक्त कॉल होती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि रेस्क्यू 1112 को भी आप गलत कॉल्स पर बुला लेते हैं, इसी तरह 15 की कॉल को अगर आप गलत यूज करेंगे तो इसका नुकसान आप लोगों को होगा। लोग सीरियस नहीं लेंगे, जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं वो सीरियस नहीं लेंगे। शेर आ गया वाली कहावत। मुझे एक बताया, मैं एक मिसाल देता हूँ, आप किसी ने फेक कॉल दे दी समनाबाद से या किसी भी इलाके से हम जिक्र कर लेते हैं, आपने पुलिस वहां मूव कर दी, लेकिन इसी लम्हे में कोई ऐसा वाकयात, कोई वारदात होगी जिस पर पुलिस को पहुंचना जरूरी था, पुलिस तो आपने वहां एंगेज कर दी। बिल्कुल ऐसे ही तो आपको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बच्चों की बहुत ही फेवरेट चीज़ का इस टाइम मैं जिक्र करने वाली हूँ, जो कि है ब्लू बैंड। और मेरे सामने ब्लू बैंड पड़ा भी है, आप देख भी सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और मज़ा खूब, सेहत भरपूर। और जब बात होती है सेहत की तो ब्लू बैंड से बेस्ट चीज़ बच्चों के लिए कोई है ही नहीं। बच्चे हर चीज़ तो शौक से खाते नहीं हैं, लेकिन ब्लू बैंड इन्हें जो है बहुत ही यमी और मज़े का लगता है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है और बच्चे इसको खाना भी पसंद करते हैं। ये 18 ग्राम से 45 ग्राम में आता है, जिसको निकालना और लगाना इंतहाई आसान होता है, यानी बच्चों को किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं रहती। बच्चे इसका इस्तेमाल खुद ही आसानी से कर सकते हैं। फ्रिज में रखने की भी इसको ज़रूरत नहीं है, बच्चे इसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच बॉक्स में भी साथ लेके जा सकते हैं और ब्रेक में इसको खुद भी स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसका साशे अवेलेबल है और इसको अगर बच्चे लंच बॉक्स में साथ रख के ले जाएं और स्लाइस पे इसको खुद से स्प्रेड करके लगा के खा लें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा जी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जी फ्रेश ब्लू बैंड जो है इसका सैंडविच में इस्तेमाल भी अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही यमी जो है बच्चों के लिए होता है। इसमें वो तमाम ग़िज़ाइयत है जिसकी बच्चों को ज़रूरत है, जैसे कि विटामिन ए और डी जो है इसमें शामिल है, जो कि बच्चों की कुव्वत मुदाफ़िअत जो है वो मज़ीद बढ़ाता है। और अगर बच्चे इसको खेल के बाद खाएंगे तो बच्चों की सेहत के लिए मज़ीद भी जो है इसका फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं मज़ा खूब और सेहत भरपूर तो अपने बच्चों के लिए आप ब्लू बैंड से बेहतर ऑप्शन और कोई तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की सेहत सिर्फ और सिर्फ ब्लू बैंड में ही है। तो नाज़रीन, ये तो थी ब्लू बैंड की खासियत जो हमने आपके साथ शेयर की ताकि आप अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रख सकें। आगे बढ़ते हैं और कुछ जान लेते हैं आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी दिन भर। जी, तो हमारी रिपोर्टर कोमल इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा है और बारिश के इम्कानात हैं या नहीं। जी कोमल, कहिएगा।
جی ہاں انا، بالکل شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ رات ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے موسم جو تھا وہ کافی خوشگوار تھا، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ الصبح میں بھی موسم جو ہے وہ اسی طرح سہانا رہے گا، لیکن جو ہی دن کا آغاز ہوا سورج نے جو ہے وہ شہر بھر میں آگ برسانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس وقت باہر کے درجہ حرارت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت باہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ تیز دھوپ کے باعث کافی زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے، یعنی کہ گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہوا میں نمی کا تناسب 39% اور ہوا کی رفتار 0 کلومیٹر کے حساب سے چل رہی ہے۔ 0 کلومیٹر کا مطلب ہے کہ بالکل بھی نہیں چل رہی، جو کہ گرمی کی شدت کا اضافہ بن رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حبس کا بھی اضافہ میں باعث بن رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جولائی کے پہلے ہفتے میں بارش کی پیشگوئی کی گئی تھی، لیکن قدرتی طور پر کافی زیادہ تبدیلیاں دیکھنے میں آئی، جس وجہ سے جولائی کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ جون کے اختتام کی طرح بہت زیادہ گرم گزر رہا ہے، اور رواں ہفتہ جو ہے وہ بھی اسی طرح گرم گزرے گا، جبکہ اگلے ہفتے یعنی کہ آنے والے پیر کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ بوندا باندی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، جس کے باعث موسم میں خاصی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی اور موسم جو ہے وہ خوشگوار رہے گا، جبکہ 22 جولائی کے بعد جو ہے وہ اچھی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، یعنی کہ موسم برسات کی اچھی بارشیں ہوں گی، جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خوشگوار اور سہانا رہے گا۔ اور آج دن بھر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے آج دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، یعنی کہ آج بھی موسم جو ہے وہ بہت زیادہ گرم رہے گا، خشک رہے گا۔ شہری جو ہیں گھروں سے نکلتے وقت سر کو ڈھانپ کے گزریں تاکہ اس گرمی کی شدت سے جو ہے وہ خود کو بھی محفوظ رکھ سکیں اور اپنے پیاروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کی جائے تو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو اس میں کافی زیادہ بہتری دیکھنے میں آئی ہے اور 67 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ فیکٹری ایریا جیسے کہ قائد اعظم انڈسٹریل ایریا ہے وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 150 ریکارڈ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ فیکٹری ایریا اور فیکٹریوں سے اور کومل کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ باہر کتنی شدید گرمی ہے، ہوا جو ہے وہ 0 کلومیٹر پر رفتار سے چل رہی ہے، یعنی ہوا کا نام و نشان نہیں ہے، تو اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس وقت شہر میں کس قدر شدید گرمی ہے۔ تو جو لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، اپنے کاموں کے لیے جا رہے ہیں، خاص طور پر بائکس پہ جو لوگ ہیں سر کو اپنا کور کر کے جائیں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ جو ہے گرمی کی شدت سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ڈی ہائیڈریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ پانی کا استعمال کیجئے اور اس چیز کو انشور کیجئے کہ صاف پانی کا استعمال کیجئے۔ گیسٹرو کے پیشنٹ بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو گرمی کے موسم میں اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ خیر، یہ تو ہم نے موسم کی صورتحال آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہے۔ اگر آپ کو تندرست و توانا رہنا ہے تو آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا لائف میں ہلچل لے کے آنی ہے۔ ہلچل جی ہم کہتے ہیں ہماری روٹین بہت بیزی ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن صبح کی واک، صبح کا وقت اللہ تعالیٰ کا وہ وقت ہے، وہ بڑی نعمت ہے جس کا اگر ہم بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا سیکھ لیں، کم از کم میرے خیال سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 20 to 30 منٹ کی واک ہر روز کر لیں، چہل قدمی کر لیں، تو آپ تندرست رہ سکتے ہیں۔ صبح کے وقت جس طرح سے باہر انوائرمنٹ ہوتا ہے، گرمی چاہے جتنی مرضی شدید ہو، اس چیز کو میں خود بھی ایکسپیرینس کر چکی ہوں کہ جب آپ صبح کے وقت اٹھ کے جاتے ہیں تو ہوا میں ایک تر و تازگی کا احساس جو ہوتا ہے بہت ہی خوشنما لگتا ہے، جہاں پر آپ کی صحت کے لیے وہ اچھا ہے۔ اگر آپ واک کریں گے، چلیں گے، صبح کی سیر کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس حوالے سے ایک اسپیشل رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ صبح کے وقت ہوا میں جو تازگی ہوتی ہے وہ صحت بخش اور فرحت انگیز ہوتی ہے۔ صرف ایک چھوٹی نیند کے لیے صبح کی اس نعمت کو ٹھکرانا نہ چست رکھتی ہے اور دن خوشگوار گزرتا ہے۔ ہر بندے کو مارننگ واک کرنی چاہیے۔ انسان کی جو باڈی ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کھانا ضروری ہے، بلکہ کھانے سے واک کرنا زیادہ ضروری ہے۔ باڈی ہارمونز جو ہیں ان کو لیول پہ رکھنا چاہیے، کولیسٹرول لیول پہ ہو جاتا ہے، اس پہ انسولین وغیرہ کی جو ضرورت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ خاص کر ہمارے جو دوست جو شوگر سے ریلیٹڈ ہیں یا ان کو کوئی ڈیزیز ہے، واک جو ہے یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ واک کرنی چاہیے بندے کو، کیونکہ واک سے 100 طرح کی بیماریاں اور 100 طرح کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ جب صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ گراؤنڈ کا چکر لگاتے ہیں، واک کرتے ہیں، تو آپ سارا دن فریش رہتے ہیں۔ صبح کی تر و تازہ ہوا میں سیر، اس پر مٹی سے اڑتی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ اپنا ہی ایک الگ لطف دیتی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موٹاپے سمیت دیگر بیماریوں سے بچنا ہے تو مارننگ واک اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیمرہ مین جاوید ملک کے ہمراہ فاران یامین، لاہور۔
जी, तो फरहान यामीन भी सुबह की वॉक करते हमने देख लिए हैं जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप नहीं करते तो फौरी तौर पर प्लान कीजिए। हर एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इसके जो हैं वो फ़वाइद हैं, तो भरपूर जो है इसका फ़ायदा उठाएं। अपना थोड़ा सा रूटीन को अगर आप मैनेज करेंगे तो अच्छे तरीके से आप वक्त निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं और मेरे पास हैं जी मोबाइल रेट्स डिफरेंट, मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी। सबसे पहला मोबाइल है वीवो V9 मोबाइल। कीमत इसकी बताती चलूँ जी, अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत है जी 29,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। वीवो Y12 मोबाइल 20,999 रुपये इसकी कीमत है। वीवो Y15 मोबाइल 25,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। अगेन वीवो मोबाइल ही है और जी ये है वीवो Y30 मोबाइल, 27,999 रुपये इसकी कीमत है। ये तो थे जी मोबाइल रेट्स। अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं और जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। ज़ेनिथ शॉप के रेट हैं हमारे पास। मीट अगर आप खरीदने जा रहे हैं यहाँ से बीफ पर केजी आप खरीद सकेंगे 590 रुपीज़ पर केजी में, 590 रुपये किलो में। इसी तरह बीफ मिन्स यहाँ पर अवेलेबल है 760 रुपीज़ पर केजी में। इसके बाद ये मटन पर केजी यहाँ से मिलेगा 1580 रुपये में। मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1650 रुपये किलो में। चिकन रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट में अवेलेबल है 201 रुपये में। इसका बना हुआ गोश्त 291 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं, 291 रुपये किलो में आपको मिलेगा। इसके बाद हमारे पास है जी एग रेट्स। रिटेल प्राइस सबसे पहले है जी 157 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पे जाएंगे तो 2 रुपये कमी के साथ 155 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद गोरमे के रेट हैं जी 156 रुपये में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी, तो ये थे हमारे पास जी रेट्स जो आपके साथ शेयर कर दिए। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और कुछ आपको बताते हैं आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं? सबसे पहला ब्रांड जनरेशन अप टू 60% ऑफ है। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। शापोश अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। ब्रेकआउट पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास कौन सा है जी? फॉरवर्ड ब्रांड है। अगर आप यहाँ जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। और अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स है हमारे पास, आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। घरेलू नाचाकी और बदमज़गियाँ, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जी तलाक की शरह में होशरुबा इजाफा होता चला जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात भी होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है। जिस तरह से हम आपके साथ खबरें शेयर करते रहते हैं सेशन अदालतों से, जिस तरह से केसेस रिपोर्ट हो रही हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ अदम बर्दाश्त है, क्या सिर्फ़ और सिर्फ बहुत सारे लोग मैं की भीड़ चढ़ जाते हैं, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ तक नौबत आ पहुँचती है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों की परवाह नहीं करते हैं और हम देखते हैं कि जिस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो जाते हैं। क्या वजूहात हैं, क्यों हमारी सोसाइटी में इस कदर बेराहरवी बढ़ती चली जा रही है, लोगों में बर्दाश्त नहीं है, क्या वजूहात हैं? और फिर ऐसे लोग जो कि इंतहाई इक़दाम उठा लेते हैं, उनका माइंड सेट क्या होता है, किस तरह से इसको तब्दील किया जा सकता है। कुछ वजूहात भी आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ सजेशंस भी आपके साथ शेयर कर सकें कि किस तरह से आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। आप खुदा ना खास्ता अगर कहीं इस तरह का वाक़या रूनुमा होते देख भी रहे हैं तो एक थर्ड पर्सन का क्या रिएक्शन होना चाहिए, घर में बड़ों का क्या किरदार होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं अबिहा शालूम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अबिहा, सबसे पहले आज के टॉपिक के बारे में मुझे बताइए, क्या कहेंगी? हमारे माशरे में तलाक की रेशो बहुत हद तक बढ़ती चली जा रही है, क्या वजह है इसकी? काफ़ी वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, और जस्ट बिकॉज के पेरेंट्स को लगता है या हमें लगता है कि शादी एक बड़ा एक्साइटिंग सा प्रोसीजर है ना, तो हम गिव इन कर देते हैं और हमें एक्चुअली मतलब ही नहीं पता कि मैरिज इटसेल्फ है क्या। और हमें पहले गाइड भी उस तरह से नहीं किया जाता कि शादी के बाद असल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्टार्ट होती है। तो हम बस एक अंधे कुएं में छलांग मार देते हैं, जाने बगैर पहचाने बगैर कि उसके बाद क्या प्रोस्पेक्ट्स होने वाले हैं। और अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती भी है तो बहुत ऊपर लेवल तक की होती है, सुपरफिशियल लेवल तक की होती है। हमें मेंटली प्रिपेयर नहीं किया जाता कि शादी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चेंज होता है दो लोगों की जिंदगियों का और उनके साथ दो खानदानों का भी। क्योंकि हमारी सोसाइटी में सिर्फ ये नहीं होता कि मियाँ बीवी का रिश्ता है, दो खानदानों का रिश्ता जुड़ता है, उसमें आपके पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, आपके अपने बहन भाइयों का बहुत रोल होता है। आपने पेरेंट्स के रोल की बात की तो हमने बात करनी है कि बच्चियों का ब्रॉटअप कैसे होना चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। अभी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बच्चियों की परवरिश इस तमाम तर मामले में कितनी मैटर करती है? बहुत मैटर करती है, और ना सिर्फ बच्चियों की, मुझे लगता है लड़कों की भी बहुत मैटर करती है। क्योंकि दोनों का शादी का रिलेशनशिप है, दो पार्टनर्स ने मिलकर रहना है, ये पार्टनरशिप है। एक गाड़ी के जब सारे पहिए इकट्ठे चलते हैं तो ही गाड़ी चल सकती है, ठीक है। तो उन दोनों की प्रेपरेशन होना बहुत जरूरी है। लड़कियों की इस तरह से, क्योंकि लड़कियों ने अपना घर बार छोड़ के एक पूरे नए सेटअप में जाना होता है, तो उनमें टॉलरेंस भी होनी चाहिए, उनमें कंप्रोमाइज भी होना चाहिए। लेकिन टॉलरेंस और कंप्रोमाइज का वर्ड हमारी सोसाइटी में बड़े डिफरेंट तरीके से लिया जा रहा है, सिर्फ लड़कियों के लिए किया जाता है ना। हालांकि ये वर्ड एक ऐसा है जो कि बहुत पॉजिटिव वर्ड है। कॉम्प्रोमाइज करना, टॉलरेट करना आप अपने घरों में भी करते हैं, और जब आप किसी नए सेटअप में जाते हैं तो भी आपको सेल्फ अवेयरनेस हो रही होती है। मुझे लगता है तब आपको असल पता चल रहा होता है कि मैं क्या हूँ या मुझे मेरी क्या डिमांड्स हैं। और मोस्टली लड़कों को और लड़कियों दोनों को पता चल रहा होता है, अच्छा ये मेरे अंदर चीज है जो डिफरेंट है, या ये शादी के रिलेशनशिप के बाद एक नया पार्टनर जब जिंदगी में आया तो ये मुझ में चेंजेस होनी चाहिए। तो लड़कियों के ब्रॉटअप की जहां तक मैं बात करूं, यानी आप कह रही हैं टाइम से खुद को बदलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों पार्टनर्स को, नॉट जस्ट के लड़की की तरबियत, लड़के की भी होनी चाहिए। जैसे आपने अक्सर सुना होगा हमारी सोसाइटी में कहते हैं लड़का बड़ा खराब हो रहा है, इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। लड़की कोई ठीक करने वाली चीज नहीं है, वो इटसेल्फ एक इंसान है, ठीक है। उसके अपने बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ना लड़का लड़की को ठीक कर सकता है, ना लड़की लड़के को ठीक कर सकती है। उनकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो एक दूसरे के साथ कंपेनियनशिप। और लाइफ के इस एज में आके जब आपकी शादी होती है, आप उस हिस्से में होते हैं कि आपकी आदतें जो होती है ना वो कंफर्म हो चुकी होती है, उसमें रद्दोबदल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी आदत बदल सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। एनवायरनमेंट का बहुत रोल होता है, आपकी अपनी फैमिली का बहुत रोल होता है, आपका अपना बहुत ज्यादा रोल होता है।
تو لڑکیوں کو بھی پیرنٹس کو پہلے بتانا چاہیے کہ یہ چینجز آپ فیس کر سکتے ہو اگلی لائف میں اینڈ دس از ہاؤ یو کین ٹالریٹ. ادر دین دس ہم لوگ ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہوتے اپنے لڑکوں کو بھی کہ اگر آپ کی زندگی میں ایک لائف پارٹنر آ رہی ہے جو ساری چیزیں چھوڑ کے آ رہی ہے, اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آ رہی ہے, تو آپ نے اس کی رسپیکٹ کیسے مینٹین کرنی ہے. شادیاں خراب تب ہوتی ہیں جب رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. اگر لو نہیں ہوتا تو شادی پھر بھی چل جاتی ہے, رسپیکٹ نہ ہو تو شادی نہیں چل سکتی ہے. اور یہ میں نہیں ریسرچز اور یہ بھی دونوں طرف سے ہونی چاہیے, دونوں طرف سے میوچل, یہ دونوں چیزیں میوچل ہیں. اب جیسے جب ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے کوئی آتا ہے, کپل آتا ہے, تو obviously وہ اپنی شادی کو چلانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے. اور ہماری سوسائٹی موسٹلی مردوں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کیوں میرٹل کاؤنسلنگ کے لیے آئے ہیں, تو کہتے ہیں جی میری بیوی چاہ رہی تھی اس لیے میں آ گیا ہوں, میری کوئی پرسنل ولنگنیس نہیں ہے. تو بہت اچھا, آپ ایسے لوگوں سے ملتی بھی رہتی ہوں گی, نارملی لوگوں کے ایشوز کیا ہوتے ہیں, کیا سمجھ آتی ہے کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ اچھی زندگی بسر نہیں کر پا رہے ہیں؟ بہت ساری ریزنز ہیں. ایک تو مرد مینٹیننس نہیں دے پا رہا ہوتا عورت کو, فائنینشیل کرائسس ہے, ان امپلائمنٹ ہے. اب کووڈ کی سچویشن میں بہت سی میرجز ہوئی ہیں لیکن بہت زیادہ جابز لوگوں کی گئی بھی ہیں. تو اور یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو کہ چھوٹی نہیں بھی ہیں, ایک طرح سے بڑی بھی ہیں, کہ ہمیں جاب لڑکے کی کوئی اور بتائی گئی, گھر آپ کے چل رہے ہیں نا اسی وجہ سے, اور اب ہمیں کوئی اور بات کر دی گئی ہے. یا زیادہ تر کپل کو ایک دوسرے سے مسئلہ نہیں ہوتا تو فیملی ممبرس کو ہوتا ہے, مجھے تمہاری ماں کی وہ بات پسند نہیں ہے, مجھے تمہارے چاچو کی یہ بات پسند نہیں ہے. تو جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے ان کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور بہت سی کیسز میں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس کے کلیشز ہوتے ہیں, جو فیملی کے کلیشز ہوتے ہیں, وہ بہت بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, دو لوگ ایک پارٹنرشپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بزنس میں بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے تو کمیونیکیشن ایک بیسک نیڈ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور کمیونیکیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے, وہ اپنے پیرنٹس کی, اپنے گھر والوں کی باتیں سنتے ہیں. یعنی کمیونیکیشن بیسک وہ چیز ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف آپس میں بات ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک ایشو کو بیٹھ کے ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں, اور وہ گیپ رہے گا, تو obviously پھر اس سے آپ کی لڑائی جھگڑے بڑھیں گے. اور ٹونٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں, ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, کرٹیکل ایویلیویشن ہوتی ہے. فار انسٹنس میں نے ایک کپل سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی میرا تو سرکمسٹانسز ایسے تھے نا کہ میں نے غصہ کر لیا, ان کی تو پرسنالٹی کا فلو ہے. تو آپ جب اس طرح کی ججمنٹل کنورسیشن یا ججمنٹل نظریہ کسی کے بارے میں پریزنٹ کر دیتے ہیں تو obviously آپ رسپیکٹ تو مینٹین نہیں کر رہے ہو انڈیویجول کی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے وسینٹی کے اندر دو لوگ جب کمرے میں بیٹھ کے ایک ڈسکشن کر سکتے ہیں, یوزلی لوگ کہتے ہیں جی ہماری شادی پہ ہمارے پیرنٹس کی وجہ سے ہم نے شادی کر لی, ہمارا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. تو انٹرسٹ نہیں تھا, بٹ آپ کو ہولی سولی ڈیسیژن آپ کو خود پہ نہیں اگر آپ لے پا رہے تھے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے پارٹنر سے شادی کے بعد تو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں نا, دس از واٹ آئی وانٹ. اور یعنی مینٹلی پریپیئر بھی ہونا بہت ضروری ہے. ایک شک کی وجہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ یہ بھی ریلیشن شپ کو تباہ کر دیتا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہماری مہمان نبیہہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر نفسیات. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, اور کچھ ہم جو معاشرے میں طلاق کا فیکٹر بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ شک بھی کیا ایک بڑی وجہ ہے اس کی؟ شک بہت بڑی وجہ ہے. ایک تو شک ہوتا ہے جو ایکسٹرا میرٹل افیئر شروع ہو جاتے ہیں, چلیں وہ تو آپ کے پاس ایک پروف ہے. کچھ شک ایسے ہوتے ہیں جو میاں یا بیوی ایک دوسرے پہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی بیسز ہی نہیں ہوتی ہیں. اور اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے, آپ کے پیرنٹس کے میرٹل ریلیشن شپ کو آپ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے اندر ایک انسیکیورٹی آلریڈی میرج کو لے کے ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ جو چیز آپ سے بچپن سے انکلکیٹ ہوئی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے باہر نکلنی ہوتی ہے, اور آپ اپنے پارٹنر پہ انڈیو شک یا جیلسی یا پوزیسونیس کا جو ورڈ ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی کوئی بیسز نہیں ہوتی, کوئی پروف نہیں ہوتے. اور ان دونوں کیسز میں سائیکولوجیکل بہت پرابلمز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ پہ کوئی فار انسٹنس آپ پہ کوئی شک کر رہا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی پوری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, لیک آف سلیپ ہے, آلموسٹ انزائٹی, پینک. ہماری سوسائٹی میں نا بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر جیسے. ایگزیکٹلی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ سائیکائٹرک وارڈز جو ہیں ہمارے گورنمنٹ کے یا ویسے بھی, ادھر عورتوں کی ریشو بہت زیادہ ہے سائیکولوجیکل پرابلمس کو لے کے. انزائٹی, پینک اٹیک, ڈپریشن, کنورژن ڈس آرڈر, بہت سے ایسے ڈس آرڈر ہیں, شوگر, بی پی, ہارٹ ریٹ تیز ہونا, سویٹنگ بہت زیادہ ہونا, نیند نہ آنا.
اب دیکھیں ایک بندے کو نیند نہیں آ رہی ہے, ایک بیسک نیڈ ہے, یا وہ کھا نہیں پا رہا ہے, تو اوور آل اس کی فزیکل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوگی اور مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوگی. بالکل. تو جب آپ اس طرح کے انزائٹی کے ماحول میں رہیں گے اور فیئر فل ماحول میں رہیں گے, اوبیسلی جب ایک انڈیویجول آپ پہ شک کر رہا ہے, آپ کسی سے بات کرتے ڈریں گے, آپ اپنا موبائل یوز کرتے ڈریں گے, جو ڈر کی فیلنگ ہے اس میں انزائٹی ہوئے گی اور فیئر انکلکیٹ ہوگا. تو آپ کی اس طرح کی جو فیلنگز ہیں, جب ایک دو پارٹنرز میں اس طرح کی کوئی خلشیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں آ جاتے ہیں, گلے شکوے آ جاتے ہیں, تو آپ کو ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس کنفرنٹ کرنا چاہیے, کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے اندر اتنی انسیکیورٹیز ہیں اور اینگر ایشوز ہیں, تو آئی ایم شیور اگر کوئی اس کی پروف نہیں ہے, پہلے تو فائنڈ آؤٹ دا پروف. ٹھیک ہے, اگر آپ اس چیز کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں, آپ کو ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سیدھی ڈائیورس ہی لے لینی ہے. آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو بھی سمجھیں, اس پارٹنر کو بھی ٹائم دیں کہ وہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرے, اپنی غلطی کو انڈرسٹینڈ کرے. آپ ایک دوسرے کو تھوڑا وقت دیں. اور ڈائیورس کا ورڈ بہت ہیوی ورڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ ناپسندیدہ ورڈ ہے. انفارچونیٹلی جس طرح سے ہم ریشو دیکھ رہے ہیں نا, اب آپ کو اس طرح سے یہ بڑا ورڈ لگتا نہیں ہے. مجھے یہ بتائے گا, بہت سارے گھروں میں نے ایسے دیکھا ہے, کپل بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, پھر بھی ان کے ایشوز نہیں حل ہو پا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہم یہ کہتے ہیں جی پڑھے لکھے لوگوں کو تو ہر چیز کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے, یہ لوگ تو پڑھے لکھے, ان کو تو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن بہت زیادہ بڑی تعداد میں نے ایسے کپل بھی دیکھے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ انا, ایک وجہ یہ ہے, کمیونیکیشن پہ تو میں بات کر چکے ہیں, ایک وجہ یہ ہے کہ ڈسریسپیکٹفل بیہیویئر, ایک دوسرے کو ٹونٹس مارنا, گلے شکوے کرنا, لیک آف کمیونیکیشن, بلاک کر دینا ایک دوسرے کو. بلاک کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیویجول آپ سے بات کرے, آپ ادھر ادھر دیکھ رہے, یو آر جسٹ ناٹ ریسپونڈنگ. ایک میتھمیٹیشین ہے امریکن, جنہوں نے میتھمیٹکس کو سائیکالوجی کے ساتھ مرج کر کے ایک بڑی اچھی چیز ڈیولپ کی. انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو بیٹھ کے, انہوں نے ایکچولی ایکسپیریمنٹ کیا تھا, میں اس کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں پہ شیئر کروں گی. اگر ایک ہسبینڈ اور وائف آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ کر دیں, تو موسٹلی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی پرابلم سالو ہو جاتی ہے. فار انسٹنس, آپ مجھے آ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ہاں میری یہ آج یہ فیلنگ ہے اور مجھے یہ چیز بہت بری لگی ہے, اور اگر میں کہوں کہ ہاں نہیں, میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی بات کو, اور اس بات میں یہ چیز مجھے بھی فیل ہو رہی ہے, لیکن اگر ہم اسے اس طرح سے مینج کر دیں, جیسے ہی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, ویلیڈیٹ کر, آٹومیٹکلی آپ کے اندر ایک کمفرٹ زون بلٹ ہوتا ہے, اور آپ اس کو اس بات کو اس ایکسٹریم پہ نہیں لے جاتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے کہا, جو میتھمیٹیشین تھے اور جنہوں نے سائیکالوجی کو مرج کیا, ان کے ایکسپیریمنٹ میں یہ بات تھی کہ آپ ویلیڈیٹ کریں پارٹنرز ایک دوسرے کو. اور ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, آئی لائک یو بٹ یو نیڈ ٹو چینج یور سیلف. تو ہماری شادیوں میں یہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یو نیڈ ٹو چینج یور سیلف, آئی لائک یو والا پارٹ ہم ختم کر دیتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے, لیکن اگر ہم اس میں تھوڑا سا ماڈیفیکیشن کر دیں, چینج کا ورڈ تو چلے بہت بڑا نا, اسے تھوڑا ماڈیفائی کر دیں, اگر ہم اسے اس نظریے سے دیکھیں, تو دونوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ابھی ہم یہی سے بات آگے کریں گے شروع. ناظرین, ابھی براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں جی پریس کلب میں. اس وقت وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. 15 دن کی صرف ہمارے پاس ریزرو موجود تھے. اس وقت ہم بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں اس کے بین الاقوامی کانسیکوینسز کا بھی اندازہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ یہ حالت دیکھ کر پاکستان سے اگر کوئی انویسٹمنٹ آئی بھی ہوئی ہے تو باہر نہ نکل جائے. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, فاروق حبیب صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جو کہ مناظر آپ نے ملاحظہ کیے. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مجھے اب آپ سے کچھ سجیشنز چاہیے کہ کس طرح ہم ریلیشن شپ کو اچھا مینٹین کر سکتے ہیں. کچھ ٹپس آپ شیئر کریں, کچھ لوگوں کو ایکسپیرینس بتائیں کہ اس طرح سے اچھی زندگی, اچھی ازدواجی زندگی خاص طور پہ گزاری جا سکتی ہے. ایک تو لڑکے اور لڑکی دونوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ شادی کا ڈیسیژن ہوللی سولی اپنے پیرنٹس پہ نہ چھوڑیں. اٹس یور لائف ٹو. آپ شادی, میں نہیں کہتی کہ شادی سے بہت پہلے آپ باتیں شروع کر دیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اپنی اویئرنیس ہونا ضروری ہے کہ میں ایز اے پرسن کون ہوں, کیا ہوں, اور مجھے ایز اے پارٹنر کیا ریکوائرمنٹس ہیں, مجھے کیسا پارٹنر ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یعنی مس میچ کپل بھی جو ہوتا ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ, اس کی بہت بڑی وجہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں, کسی نے خالہ کا, ماموں کا, پھوپھی کا, جو یہ پیرنٹس کی طرف سے پریشر آتا ہے کہ جی کزن میرج ہو جائے, بہتر ہے, کہیں باہر نہ جانا پڑے, فیملی دیکھی بھالی ہے. تو آپ اپنی رسپانسبلٹی خود بھی لیں. آپ اس دنیا میں جب آئے ہیں تو آپ بس اس دنیا میں آ گئے ہیں, آپ کا ریلیشن شپ اپنے ساتھ بھی ایک ہونا چاہیے. تو سیلف اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے, اور اپنے پارٹنر سے
تھوڑی کمیونیکیشن کریں, اپنے فلاز بھی بتائیں. یہ نہیں کہ آپ نے اپنی اچھائیاں ہی اسے بتانی ہیں, جیسے آپ ہیں آپ کو اپنے فلاز بھی ایکسیپٹ کرنے چاہیے, اور جس پارٹنر کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں, اس کو بھی آپ کو اپنے فلاز بتانا چاہیے کہ دس از ہو آئی ایم. اور اگر آپ کو اس میں ابھی پرابلم ہے تو ابھی موڈیفیکیشن ہو سکتی ہے, ابھی اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیٹر سٹیجز میں دس میں کاز اے پرابلم. ٹھیک ہے, اب کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ انیشلی ایک کیس جو مجھے تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. ایک لڑکے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے یہ لڑکی بہت پسند آئی ہے, شی از ویئرنگ برقع, اور مجھے اس کی موڈیسٹی پسند آئی, لیکن شادی کے 2 مہینے بعد انہیں تھا کہ کیوں کر رہی ہو تم یہ عبایا, کیوں کر رہی ہو, میرے تو سوسائٹی میں بہت ملنا جلنا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, تو مجھے تو چاہیے ایسی انڈیویجول جو جائے میرے ساتھ پارٹیز میں, جس کا جو ویل آف ہو یا دکھنے میں بہت خوبصورت لگے, تیار ہوئی ہو. یہ عبایا اور یہ وداؤٹ میک اپ, مطلب مجھے یہ بات نہیں پسند ہے. بٹ انیشلی آپ کا وربیٹم یہ ہے کہ مجھے موڈیسٹی کی وجہ سے پسند آئی ہے. تو آپ پہلے کلیئر ہیڈڈ تو ہوں, پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ مجھے ایکچولی کیوں چاہیے. جسٹ بیکاز کہ کسی نے انکلکیٹ کر دیا ہے کہ یہ لڑکی عبایا کرتی ہے اور بڑی ماڈسٹ سی ہیں اور بڑی اچھی ہیں, تو آپ نے اس کے لیے گیو ان کر دیا. آپ اپنی اٹریکشن کو بعد میں اتنی جلدی چینج نہ کریں. یا اگر آپ اپنے پارٹنر سے یہ ریکوائرمنٹ چاہتے ہیں تو آپ ان کے کمفرٹ زون کو بھی تو دیکھیں نا. اب جب وہ اتنا بڑا پرسنالٹی شفٹ ایک لڑکی کریں گی تو ان کے لیے کتنے پرابلمز ہوں گی, بیہیویئرل پرابلمز بھی ہوں گی, obviously وہ چڑچڑی بھی ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد شادیوں کے بعد بہت ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بچہ کر لیں پرابلم سالو ہو جائے گی. ایک 2 پارٹنرز کا آپس میں کنیکشن بلٹ نہیں ہو رہا, بچہ کر لینے سے پرابلمز اور بڑی ہوں گی, اور زیادہ بڑھنے لگ جائیں گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ دونوں کمپرومائز تو کر ہی رہے ہوں گے, جو کہ اچھی باتیں کرنا بھی چاہیے, اور بچوں کے لیے بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں, دھکا لگا رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کو. لیکن اگر یہ پیرنٹس کو لگتا ہے یا ایک کپل کو لگتا ہے کہ بچے کے اوپر اس کا اثر انداز نہیں ہوگا, تو 2 سال کا بچہ بھی سینس کر سکتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کس طرح سے ایک دوسرے سے بہیو کر رہے ہیں. آپ کا ٹچ بتا سکتا ہے, آپ کا والیوم بتا سکتا ہے, آپ کے دیکھنے کا سٹائل بتا سکتا ہے. اور بچوں پہ بہت دباؤ ہوتا ہے ان پیرنٹس کا جو فائٹس کر رہے ہوتے ہیں, جو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پیرنٹنگ کا جو سارا افیکٹ ہوتا ہے وہ بچے پہ چلتا ہے, اور بچے کی زندگی بھی آپ خراب کر رہے ہوتے ہیں. نہ صرف آپ اپنی کپل کی لائف تباہ کرتے ہیں بلکہ بچے کی بھی کر رہے ہوتے ہیں. کاؤنسلنگ کتنی زیادہ ضروری ہے, اور کس سٹیج پہ اگر کپل کو لگ رہا ہے کہ ان کے معاملات اب زیادہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں ویسے یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, بڑے ہی آتے ہیں, اپنا کردار ادا کرتے ہیں, معاملات سارٹ آؤٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ کسی ایک بندے کا کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو تو ہے. کس سٹیج پہ آ کے آپ کو یہ چیز سمجھ جانی چاہیے کہ آپ کپل کو جانا ہے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس, اپنی مینٹل کاؤنسلنگ وغیرہ کرانی ہے؟ شادی سے پہلے بھی کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیں, شادی سے پہلے بہت حد تک ضروری نہیں بھی ہوتی, لیکن اگر آپ ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ یہ کنسیپٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, یہ ویسٹرن ورلڈ کا کنسیپٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پہلے ٹائم گزارتے ہیں. اب ہماری سوسائٹی میں یہ نہیں ہو سکتا, وچ از ناٹ پاسبل, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور جہاں تک رہی شادی کے بعد کی بات, تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے جہاں پہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں یا آپ ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور بہت زیادہ کرٹیک ہے, نیگیٹو ایویلیویشن ہے, یا لڑکی یا لڑکے کی طرف سے بات کرنا آپ نے بالکل بند کر دیا, آپ نے بلاک کر دیا. یوزلی مرد یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے, اور عورت بھی, کہ اگر میں چپ کر جاؤں گی تو میری پرابلم سالو ہو جائے گی, میں اس چیز کو یہیں پہ رفع دفع کر دوں گی. لیکن وہ جو اینگر آپ اپنے اندر لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا چپ کر کے, وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ, کسی نہ کسی پوائنٹ پہ نکلنا ہی ہوتا ہے. تو کاؤنسلنگ وہاں پہ ضروری ہوتی ہے جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اب ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کے لیے, ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اور یہ بہت ہیلدی طریقہ ہے. سائیکالوجسٹ, ہمارے پاس بہت کوالیفائڈ سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ میریٹل کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور جو ہمارے پاس کپل آتا ہے کاؤنسلنگ کے لیے, اوبیسلی ہے نا, وہ اپنے جو شادی کے ریلیشن شپ کو چلانے کے لیے آتا ہے. اگر آپ کورٹ کچہری تک پہنچ رہے ہوتے ہو تو کیسز اس طرح کے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ کنسیڈر کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جان لیں, موقع دے دیں, اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر لیں, تو بہت سے رشتے بچ سکتے ہیں. بالکل. اور میرا خیال ہے خالی کپل کی کاؤنسلنگ نہیں ہونی چاہیے, جو افیلیٹڈ خاندان ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے. میں اسی طرف آنے والی تھی کہ اگر آپ کپل کی کاؤنسلنگ کر لیتے ہیں لیکن کپل سے زیادہ مسائل ان کے گھر کے ہیں,
तो उसको किस तरह से हल किया जा सकता है? देखें, इस तरह की बहुत सी टेक्निक, किसी लड़की के लिए ये तो बहुत मुश्किल है अपनी मदर इन लॉ को उठा कर ले आए, वो तो और एक हमारी सोसाइटी का अलमिया ना, एक और बड़ा मसला बन जाएगा कि जी आप घर में बड़ों को ये कह रहे हैं कि इन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। अच्छा, पिछले दिनों ना कोई मुझसे बात कर रहा था तो कह रहा था कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात करते हैं, मैन एम्पावरमेंट की क्यों यहाँ पे बात नहीं होती? तो मैंने कहा कि मैन दे आर ऑलरेडी वेरी एम्पावर्ड, बट इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मेरा ख्याल है कि हर इंडिविजुअल को एम्पावर करना चाहिए, और मुझे ये लगता है कि लड़के का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। और मोस्टली केसेस में मैंने बहुत सारे लोगों की टॉक सुनी, वो कहते हैं जी लड़की पे ही जुल्म हो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि मर्द का भी इक्वली, वो अपनी माँ से भी मोहब्बत करता है, उसे भी नहीं छोड़ सकता, उसे बीवी का भी ख्याल रखना है, उसे भी नहीं छोड़ सकता, और दरमियान में मर्द का रोल फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसे हैंडल नहीं किया जा रहा होता। मुझे ये लगता है कि मर्द को दोनों को, मदर को भी और अपनी वाइफ को भी, उनको एक तो कम्युनिकेशन उनकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड करनी चाहिए, उनकी बॉन्डिंग करनी चाहिए, और दोनों को इक्वली अपना अपना टाइम देना चाहिए। माँ भी बेयर नहीं कर रही होती कि मेरा बच्चा आता है, वो पहले मेरे साथ बैठता था, अब वो सीधा कमरे में चला जाता है। इसी तरह वाइफ भी बेयर नहीं कर रही होती कि अपनी माँ के पास जाके बैठ जाता है, मुझे क्यों टाइम नहीं देता। तो आपको अपने रोल्स डिसाइड करने हैं, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है, और इसमें मर्द का बहुत बड़ा रोल है। आपको अपनी वाइफ को बताना है कि जी ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मैंने करना है, एंड यू आर माई पार्टनर, और मुझे आपसे रिक्वेस्ट ये करनी है कि आपको मेरा साथ देना है इसमें। शी इज़ माई मदर, आई कैन नॉट लीव हर। और ऑन द सेम साइड अगर औरत की या लड़की की पेरेंट्स आ रहे हैं तो मर्द का भी ये रोल है, उन्हें इक्वल टाइम दे, रिस्पेक्ट दे, क्योंकि उनकी बेटी का मामला है। वो आएंगे घर तो ऑब्वियसली कुछ केसेस में ऐसे होता है कि फॉर इंस्टेंस लड़की कह रही है मेरी आज मदर आ रही है, और लड़का कह रहा है कि मेरे तो फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैं तो आई एम गोइंग। तो देखें, आपको अपनी फैमिली के रोल्स और प्रायोरिटीज भी डिसाइड करनी है। प्रायोरिटाइज करें कि आपके लिए कौन सा रिलेशनशिप उस टाइम ज्यादा जरूरी है, लड़की की माँ ज्यादा जरूरी है या अपने फ्रेंड्स ज्यादा जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि कुछ लोगों की फैमिलीज नहीं होती, उनके लिए फ्रेंड्स ही इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, तो ये रोल आपने सेट करना है। ये आपने अच्छी बात की कि प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए। हर किसी का फैमिली में एक अलहदा से रोल होता है। जब आप उस चीज़ को समझ जाते हैं तो बहुत सारे आपके मसाइल तभी हल होना शुरू हो जाते हैं। अबिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। नाज़रीन, हम फिलहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको विजिट कराते हैं जी शहर की मवेशी मंडियां जो आज ही से ऑपरेशनल हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें मंडियों से रिलेटेड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कैसे इंतजाम लिए हैं। 12 मंडियां टोटल लगाई गई हैं। सगिया मवेशी मंडी शहर की वो मवेशी मंडी है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में व्यापारी भी आते हैं, अपना जानवर लेकर आते हैं, और फिर खरीदार भी बहुत बड़ी तादाद में इस मंडी का रुख करते हैं। तो यहाँ पर इंतजामात कैसे हैं, व्यापारियों के लिए क्या शामियाने लगाए गए हैं, पानी का इंतज़ाम है, बिजली जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही है, फिर इसके साथ साथ शहरियों के आने जाने के लिए क्या इंतजामात है, पार्किंग एरिया डिफाइन किया गया है, ये हम जानते हैं। हमारे रिपोर्टर उस्मान अलीम इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, मंडी सज चुकी है, सूरत हाल इस वक्त क्या है, जानवर यहाँ पर किस तरह के लाए गए हैं, महंगाई के हवाले से जो लोग आ रहे हैं उनका क्या कहना है, कुछ ओवरऑल इंतजामात भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और शहर में 12 मकामात पर मवेशी मंडियां जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से सजाई गई हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की खुसूसी हिदायत पर शहर के वो इलाके जहां पर गुज़िश्ता साल भी मंडियां लगाई गई थी, वहीं पर रवां साल भी जो है ये मंडियां लगाई गई हैं, जिसमें अगर सदर डिवीज़न की बात की जाए तो यहाँ पर 5 मंडियाँ जो हैं वो सदर डिवीज़न में लगाई गई हैं। इसी तरह सिटी डिवीज़न में 2 मंडियाँ लगाई गई हैं, जबकि कैंट डिवीज़न में 1 मंडी जो है वो लगाई गई है। मॉडल टाउन डिवीजन में 4 मकामात पर मंडियां जो हैं ये सजाई गई हैं, जिसमें शाहपुर कांजरा, पाइन एवेन्यू, शानू बाबा मवेशी मंडी जो है ये लगाई गई। इसी तरह NFC सोसाइटी नस्ब जी। तो शहर में किन किन मकामात पर मवेशी मंडियां लगाई गई हैं, हमारे साथ मौजूद थे उस्मान, हमें बता रहे थे कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां लगाई गई हैं। सगिया मवेशी मंडी में हम जानवर उस तरह से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। जी उस्मान।
जी बिल्कुल, सगिया मवेशी मंडी जो है यहाँ पर जानवर जो है वो उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि शहर के जो मुल्क है उसके मुख्तलिफ इलाकों से जो व्यापारी हैं, मुख्तलिफ शहरों से व्यापारी हैं, वो लाहौर की मंडियों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर की जो मवेशी मंडियाँ हैं ये सबसे तेज़ मंडियाँ जो हैं वो जानी जाती हैं, जिसमें सगिया मवेशी मंडी जो है वो बिलखसूस ख़ास जो है वो जानी जाती है। इसी तरह जहाँपुर कांजरा की मवेशी मंडी भी खास जानी जाती है। यहाँ पर अगर इंतजामात के हवाले से बात की जाए तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उस्मान। आने वाले प्रोग्राम से मैं आपसे डिटेल लेती रहूंगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।